Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया लेक्चर नहीं है। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो था उसको मैंने मर्ज करके एक सिंगल कंटिन्यूस लेक्चर बना दिया है। रीज़न क्या है? कि रीज़न सिंपल है, आपका टाइम सेव हो, प्लेलिस्ट क्लीन हो और एक ही जगह पर पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकें। जिन्होंने पहले से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये देखने की। पर जो लोग ये पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये सिंगल वीडियो बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो दिस इज जस्ट एन एडिटेड कंपाइलेशन, कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक फ्लो में अब बिना किसी ब्रेक के ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को पूरा टॉपिक कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करें अपन इसको। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो देखने में आप लोगों को लगेगा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आप अपना सिलेबस देखोगे और PYQ देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई इसमें तो मैक्सिमम डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन परोस भी दिया गया होगा तो भी आप लोग अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मार्क्स लेकर आ पाएंगे। इसीलिए ये वाला पूरा का पूरा वीडियो मैंने डिज़ाइन किया है कि आप लोगों को 100% एग्ज़ाम बेस्ड नोट्स बन जाए और आप लोग मोर देन 15 to 16 मार्क्स लेकर आ पाए आउट ऑफ 20। आई बात समझ में, है ना? अब ये मैं कैसे बता पाया कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है? भाई देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन साफ साफ दिया गया है। ग्रोथ जो है मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये एडिटेड वर्जन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पेपर नंबर 2 के अंदर ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कर रहे हैं अपन लोग। डेंसिटी वाला जो पूरा पोर्शन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, PYQ से मुझे ये पता चला कि भाई अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। देखो PYQ में 80s, 81, 89, 95, 92 और एग्जैक्ट 2019 में और 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट इससे पहले क्या होता था, जो ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन आते थे ना वो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते थे कि भाई ग्रोथ है, डेंसिटी है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने लगे हैं ना वो आप लोगों के ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन इन सबसे मिलकर आने लगे, खासकर आप लोगों के थ्योरीज से भी, है ना? तो इसका मतलब सब इंटीग्रेट हो रहा है चीज़ है। आगे बात समझ में, है ना? तो ये वाले जो PYQ देख लेना। अब अपन स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा जो भी है, पूरा का पूरा। अब जो भी मैंने 2 वीडियोस बनाए थे उसका मैं एडिटेड वर्जन इसमें लगा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पे आप लोगों को होमवर्क करना है इस वीडियो के लास्ट पे। हाँ, ये वीडियो 2 घंटे का भी हो सकता है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतना ज़्यादा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं वो लगा रहा हूँ। आगे बात समझ में, है ना? तो अपन स्टार्ट करें। जो मेन टॉपिक है अपना ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये पूरा पूरा है। वैसे अगर देखा जाए तो उसको सीधा सीधा ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पूरा का पूरा लगा सकते हो। तो अब मैंने ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन क्यों लिखा है? क्योंकि ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर पूछा गया है। शुरू करें। इंट्रो में लिख रहा हूं, यही जो इंट्रो है सेम के सेम कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो रियल एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। क्या लिखोगे भाई? पॉपुलेशन चेंज इज द नेट रिजल्ट ऑफ फर्टिलिटी। नेट रिजल्ट सीधी सीधी बात है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसी में तो जो होगा, अगर माइनस में होगा तो आप लोगों का पॉपुलेशन कम होगी, प्लस में होगा तो आप लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर मैंने डेथ रेट इधर रख दिया डेथ रेट तो सीधी सीधी बात है ना? तो क्या हो जाएगा आप लोगों का नेट रिजल्ट ऑफ द फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन इंटरेक्शन। मतलब इधर से उधर भी तो जा रहा है, मर भी रहा है, वो रहा है, और साथ में प्लस माइनस माइग्रेशन भी कर दो इसके अंदर। तो इन तीनों का अब क्या करोगे एग्जाम के अंदर? फॉर्मूला लगा सकते हो, पॉपुलेशन चेंज इक्वल्स टू फर्टिलिटी माइनस मोर्टेलिटी प्लस माइनस माइग्रेशन। बस ये आप लिख सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ का। आगे बात समझ में, है ना? विथ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिसी फैक्टर। इसमें कुछ फैक्टर्स लग जाते हैं। क्या सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, कल्चरल, पॉलिसी फैक्टर, अपन को पूरा उसके अंदर डाल दिया। मैं स्टार्टिंग से जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बताता जा रहा हूं वही चीज को अपन ने क्या कर दिया, एक डेफिनेशन के रूप में लिख दिया है। रिसेंट ग्लोबल पैटर्न शोज द
स्लोइंग ग्रोथ रेट बट वाइडनिंग रीजनल डाइवर्जेंस। क्या बता रहा है, आज के टाइम पे अगर ग्लोबल पैटर्न देखोगे तो ग्रोथ तो बहुत स्लो हो रही है, बट रीजनल डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब एक रीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एक रीजन में बहुत कम ग्रोथ हो रही है, और एक रीजन में अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ चल रही है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में मिड 2025 जो है वो बन चुका है दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अपन ने जुलाई में देखा था, है ना, मैंने आप लोगों को यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताई थी लास्ट वीडियो में। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें अपन को बताया था कि 2025 में 1.46 बिलियन जो पीपल थे ना, वो आ गए हैं लोग, ठीक है। एंड इट प्रेजेंट चैलेंज इज टू कन्वर्ट अ लार्ज वर्किंग एज कोहेरेंट इनटू द प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट while मैनेजिंग स्पाशियल कंसंट्रेशन एंड रिसोर्स स्ट्रेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है ना कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कन्वर्ट करने में लार्ज वर्किंग एज कोहेरेंट को किसमें, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। क्यों, इस टाइम, और साथ में आप लोगों को मैनेज भी करना है स्पेशल कंसंट्रेशन एंड रिसोर्स स्ट्रेस को भी। आ गई बात समझ में, है ना, आई ना बात समझ में। तो डेफिनेशन और फॉर्मूला देख लो उसमें जो आप लोगों को यूज करना है। मैंने बताया ना, वही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं नॉर्मली, बस अपन लोगों को एक जगह प्रॉपर जगह पर सेट कर लिया है ना। तो देखो पॉपुलेशन वो हो गया, कुछ डेफिनेशन और फॉर्मूला है, जैसे क्रूड बर्थ रेट है एक, क्या है, क्रूड बर्थ रेट है। मैं कल भी आप लोगों से बताया था मैंने इसके बारे में, CBR क्या होता है, वही नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर, मतलब कितने लोग जो है एक साल में पैदा हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ वीमेन, मतलब कितनी 1000 जो लेडी है, 1000 वीमेन है, उस पर कितने बर्थ हो रही हैं, है ना। जैसे CBR इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, लेकिन नहीं, ये वीमेन की बात होती है, ठीक है, 1000 वीमेन। CBR इक्वल्स टू BI अपॉन P इंटू 1000, क्या, BI अपॉन P इंटू 1000। BI मतलब लाइव बर्थ हो जाएगा, ठीक है, लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। P मतलब हो जाएगा मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मिड ईयर में जो पॉपुलेशन कितना होगा एरिया के अंदर, वो होगा अपना P। तो इसका फॉर्मूला ले सकते हो CBR, है ना, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। CDR क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, मतलब 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग मर रहे हैं उसको बोल देंगे अपन CDR, क्रूड डेथ रेट। इसके बाद सीधा सीधी बात है, अपन लोगों को अगर बात करनी है क्रूड डेथ रेट के फॉर्मूले की, तो क्या लिखोगे, D अपॉन P इंटू 1000, ये लिखा है ना, D अपॉन P इंटू 1000। D का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। ये क्या होता है, मेथड टू मेजर द मोर्टालिटी ऑफ एरिया, इसी से अपन लोग मोर्टालिटी निकालते हैं किसी भी एरिया की, ठीक है। P तो अपना है ही मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, है ना, तो वही वाली बात आ गई। लेकिन अगर मैं नेचुरल इंक्रीज की बात करूंगा कि कितनी इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन में या डिक्रीज हो रहा है, नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, NIR बोल सकते हैं, नेचुरल इंक्रीज रेट। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट पर 1000, क्योंकि पर 1000 नहीं चल रहा है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, नेचुरल इंक्रीज रेट डिवाइडेड बाय 10, परसेंटेज में निकालना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगी, आप लोग समझ में आएगा, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ वीमेन वुड बियर ओवर हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब लगभग 15 से आप लोगों का 45 साल, है ना। तो इस टाइम पे वो कितने को बर्थ दे पाएगी एक एवरेज वीमेन, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट क्या होता है, लगभग आप लोगों का 2.1 होता है इन लो मोर्टेलिटी कॉन्टेक्स्ट अगर बात करोगे तो, है ना। ये चीज मैंने अपने बता दिया है, वही चीज अपन लोग रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने बोला कि भाई इंपॉर्टेंट बट नॉट येट इंपॉर्टेंट। आ गई बात समझ में, है ना। नेट रिप्रोडक्शन रेट की अगर मैं बात करूंगा, वो क्या होता है, देखो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, आज नहीं कल के वीडियो में, ठीक है। नेट रिप्रोडक्शन रेट का क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ द डॉटर्स ए वीमेन विल बियर हु सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस एज, मतलब सीधी बात है कि मान लो बड़ा एक कपल है, मेल फीमेल, ठीक है, मैंने कहा था 2.1 लोग रहने चाहिए, मान लो इनने 2 बच्चे पैदा किए, ठीक है, 2 बच्चे पैदा किए, 3 बच्चे पैदा किए, मान लो 2 बच्चे पैदा किए जिनमें दोनों ही मेल हैं। अब मुझे ये बताओ क्या ये बाद में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। हाँ बहुएं आ जाएंगी वो चीज अलग है, लेकिन इनने तो मेल किए ना,
तो ये तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो ये फीमेल को एक मेल ने रिप्लेस कर दिया, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इससे, है ना। तो फीमेल को अगर फीमेल करेगी रिप्रोड्यूस, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो नेट रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगी, रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगी इस चीज में। फीमेल को अगर फीमेल प्रोड्यूस करेगी, तो क्योंकि फ्यूचर में भी तो उसको एक रिप्रोडक्शन करना है ना, तो इसीलिए ये चीज हो गई। तो इसीलिए इसमें पूरा का पूरा फीमेल वाली बात होती है। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होती है ना, अगर एक होगी तो ये बिल्कुल इंप्लाइज करेगी रिप्लेसमेंट को। क्यों? क्योंकि एक ने एक को रिप्लेस कर दिया, जो एक फीमेल थी उसने दूसरी फीमेल दे दी, तो वो ये फ्यूचर में रिप्लेस कर देगी, है ना। पॉपुलेशन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर फर्टिलिटी डिक्लाइन ड्यू टू द एज स्ट्रक्चर। क्या होता है कि अगर आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन भी हो रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट आप लोगों को पता होगा कि इंडिया की 1.9 हो चुकी है, तो क्या अभी क्या चल रहा है, क्या अभी मोमेंटम तो चल रहा है ना, अभी पॉपुलेशन तो इंक्रीज है ही ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जो है एज स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये आप लोगों की बढ़ेगी कुछ डिकेड्स के लिए, है ना। अगर ये लगातार ही अगर अपनी टीएफआर कम होती गई, तो क्या होगा, धीरे से एक 10 से 20 साल बाद क्या होगा, अब स्लो डाउन होना स्टार्ट होंगी चीजें। नाउ डबलिंग टाइम क्या होता है, डबलिंग टाइम का मतलब होता है कितने साल में पॉपुलेशन जो है आप लोगों की डबल हो रही है किसी भी एरिया में। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 70 डिवाइडेड बाय एनुअल ग्रोथ रेट का जो परसेंटेज होता है ना, वो होती है आप लोगों का डबलिंग टाइम। मतलब कितना एक साल में कितनी ग्रोथ रेट हुई, कितने परसेंटेज ग्रोथ रेट हुई, उसका अगर आप 70 में डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को डबलिंग टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये लगभग है, याद रखना, इंडिया में तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता, मतलब एक्चुअल प्रिडिक्शन तो बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन उस तरीके से। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक बच्चे होते हैं जो आप लोगों के 0 से 14 ईयर के होते हैं, एक बूढ़े होते हैं जो आप लोगों के 65 प्लस के होते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये काम तो करेंगे नहीं, है ना, ये हमेशा 15 से लेके 64 ईयर के लोगों पर डिपेंड रहेंगे, है ना। तो अगर ये लोग डिपेंड रहेंगे तो इस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग डिपेंड हैं। तो आप लोगों के बच्चे और बूढ़े जो है वो जवान पर डिपेंड करते हैं, मतलब 15 से 64 साल की उम्र के लोगों पर डिपेंड करते हैं। उसका अगर अपन रेशो निकालें तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशो। अब मान लो अगर मेरा ये वाली चीज अगर मेरी ज्यादा हो गई और अगर मेरी ये चीज अगर कम हो गई, मतलब न्यूमरेटर जो है मेरा जो है वो ज्यादा हो गया और डिनोमिनेटर जो है वो कम हो गया, तो क्या होगा, आप लोगों का स्ट्रेस हो जाएगा उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग कम है कमाने वाले और खाने वाले ज्यादा है। नॉट ओनली दिस पॉपुलेशन, ऑल्सो ऑन दी अपनी इकोनॉमी, अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी हुआ, क्योंकि उसमें अपन लोगों को अलग अलग चीजें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, तो स्ट्रेस तो है, तो इसको बर्डन माना जाता है इन द इकोनॉमिक टर्म। आप मोरली बात करना, लेकिन एज ए इकोनॉमिक टर्म इसको बर्डन माना जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। एक होता है, एक दो वर्ड्स हैं, हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं जब माइग्रेशन इमिग्रेशन वगैरह बताऊंगा ना, तो याद रखना, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इमिग्रेशन का मतलब होता है लोग इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर लोग इसके अंदर आ रहे हैं, इसको अपन लोग बोलेंगे इमिग्रेशन, ठीक है। और अगर यहां से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एमिग्रेंट्स। क्या बोलेंगे? एमिग्रेशन। क्या? एमिग्रेशन। तो इन दोनों की स्पेलिंग में दिमाग में रखना, ये मैंने लिख लिया था अपने नोट्स में, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इनमें अंतर होता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है अंदर आना, एमिग्रेशन का मतलब होता है बाहर जाना। आगे बात समझ में। तो जो बिहार के लोग हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं तो वो उनको बोलेंगे ये एमिग्रेशन कर रहे हैं, और जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं यहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है ना। ये चीज समझ में आ गई। ये मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा समझा रहा हूँ। नाउ ग्लोबल ट्रेंड देख लो। तो एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों को वर्ल्ड के बारे में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये करके आना है। मैंने इस तरीके का बना दिया कि आप लोग 20 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अलग अलग अपने किसके अंदर, अलग अलग डायमेंशंस के अंदर, तो आप करके आ पाओगे, है ना। तो चलो करें अपन ग्लोबल ट्रेंड्स ग्रोथ का। तो 21st सेंचुरी जो है पॉपुलेशन पैटर्न जो है कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सोल्यूट इंक्रीज अलोंग साइड डिक्लाइन ग्लोबल ग्रोथ रेट। क्या हो रहा है आप लोगों का, जो पॉपुलेशन पैटर्न जो है ना, वो आप लोग उसको एब्सोल्यूट इंक्रीज कर सकते हो, किसके साथ भाई, डिक्लाइन भी हो रही है ग्लोबल ग्रोथ रेट, एंड बाय स्टार्क रीजनल डाइवर्जेंस। क्या हो रहा है, रीजनल डाइवर्जेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूइंग रैपिड ग्रोथ इन पार्ट ऑफ अफ्रीका। क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ कहां पे देखने को मिल रही है अपन लोगों को, अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर, है ना। इंडिया वाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनमें सब में, ठीक है। बस
कॉन्ट्रास्टिंग विद द एजिंग एंड डिक्लाइनिंग इन ईस्ट एशिया एंड यूरोप। तो धीरे धीरे घटती हुई, बूढ़ी होती हुई और कॉन्ट्रास्ट होती हुई, है ना। तो वो कहां पे देखने को मिल रही है? ईस्ट एशिया और यूरोप के अंदर, क्योंकि डेवलप होने लगे हैं ना नॉर्मली। साथ में अब देखो कुछ ड्राइवर्स हैं, अपन लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग डायमेंशंस लिखेंगे। तो मैंने अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे लिख दिए हैं कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कुछ लिखो, तो आप लिख के आ सकते हो। हिस्टोरिकल ड्राइवर्स हैं ग्लोबल ग्रोथ के, जैसे मोर्टेलिटी डिक्लाइन, है ना। कैसे भाई? वैक्सीनेशन हो रहा है, एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, सैनिटेशन हो रहा है, इसके कारण क्या होगा? मोर्टेलिटी डिक्लाइन करेगी। क्रूड डेथ रेट आप लोगों को याद है ना। तो इनिशिएटेड सस्टेन्ड राइज इन 20th सेंचुरी। तो इससे क्या हुआ? राइज होने लगी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो मोर्टेलिटी है वो कम होने लगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर डेथ रेट अगर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे से आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ? धीरे से उन्होंने क्या किया? ग्रोथ स्टार्ट होगी मोर्टेलिटी डिक्लाइन के कारण। फिर एग्रीकल्चरल इनोवेशंस आए। स्टार्टिंग में बताया ना, जब ग्लोबल ग्रोथ हो रही थी तो एग्रीकल्चरल इनोवेशंस आए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया तो आप लोगों का माल्थस जो थे, माल्थस झूठे साबित हो गए। झूठे क्या साबित हो गए? मतलब उनकी थ्योरी को लोगों ने नकारना चालू कर दिया। एंड ट्रेड इंक्रीज्ड, फूड सिक्योरिटी सपोर्टिंग लार्जर पॉपुलेशन। तो अब क्या हुआ? लार्ज पॉपुलेशन को ये क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगी ये चीज। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज हुई। इसमें फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ और लेटर फर्टिलिटी पैटर्न भी यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गया। आ गई बात समझ में? जब ये तीन चीज चेंज हुई तो आप लोगों की क्या हुई? ग्रोथ देखने को मिली आप लोगों की वर्ल्ड के अंदर हिस्टोरिकली, है ना। ये चीज समझ में आ गई। वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया, बस एक जगह लिख दिया। फिर कंटेम्प्रेरी पैटर्न देखने को मिला, मतलब डाइवर्जेंस देखने को मिला। जैसे हाई ग्रोथ रीजन कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? सब सहारन अफ्रीका, जहां पर आप लोगों को हाई टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी, यंग एज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हाई डिपेंडेंसी रेशियो देखने को मिलेगा। मतलब इससे क्या होगा? चैलेंज देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, है ना। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनिंग रीजन्स। ट्रांजिशनिंग रीजन्स, साउथ एशिया हुआ, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट्स तो कम हो रही है, जैसे इंडिया का देख लो, बट स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन मोमेंटम अभी भी देखने को मिल रहा है। अब क्या करोगे आप लोगों को? मैं अभी बताता हूँ पहले। फिर लो ग्रोथ या एजिंग रीजन्स जो कहां पर होंगे आप लोग? जापान हो गया एग्जांपल के तौर पे, मैनी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जहां पर आप लोगों को टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो लो हो गई। हाई एल्डरली डिपेंडेंसी देखने को मिलता है। पॉलिसी प्रेशर ऑन द पेंशन एंड हेल्थ केयर में देखने को मिलता है। होमवर्क क्या है आप लोगों का? अगर आप लोग नोट्स हैंड रिटन बना रहे हो तो सीधा सीधा यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप बनाना और यहाँ पर आप लोग उसको सेट करते जाना कि हाई कहाँ पर है, मीडियम कहाँ है और आप लोगों का लो ग्रोथ रेट कहाँ है। अगली बात समझ में, है ना। इस तरीके से वर्ल्ड मैप बनाना, वहां पर आप लोग ये चीज कर रहे हैं ना, ये आप लोगों का होमवर्क है ना। चलो नेक्स्ट इज डाइवर्स ऑफ द करंट डाइवर्जेंस। आज के टाइम पे क्या चल रहा है? डिफरेंसेस इन फीमेल एजुकेशन एंड लेबर पार्टिसिपेशन। आज के टाइम पे चाहे आप लोगों का रूरल एरिया ले लो या अर्बन एरिया ले लो या अंडर डेवलप्ड नेशन ले लो या डेवलपिंग नेशन ले लो या डेवलप्ड नेशन ले लो, कोई भी चीज ले लो, वहां पर आप लोगों का हमेशा देखने को मिलेगा डिफरेंस इन द फीमेल एजुकेशन एंड लेबर पार्टिसिपेशन। तो ये भी आप लोगों को अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रोथ प्रोवाइड करता है। डिफरेंशियल एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है। नाउ वेरीड स्पीड ऑफ अर्बन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनकम ग्रोथ, है ना। अलग अलग जगह पर किस तरीके से डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किस स्पीड से आप लोगों का ग्रोथ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनकम ग्रोथ हो रहा है ना। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल पब्लिक हेल्थ टाइमिंग क्या है आप लोगों की? रीजन्स दैट रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी अर्लियर एंटर्ड द फर्टिलिटी डिक्लाइन अर्लियर, है ना। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? रीजन्स दैट रिड्यूस मोर्टेलिटी अर्लियर, जिन रीजन्स ने मोर्टेलिटी को पहले अचीव कर लिया, रिड्यूस करना, उन्हीं के पास जो वो ही पहले पहुंचेंगे जिसमें आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी जल्दी, है ना। वही चीज है, पहले आप लोगों को हेल्थ केयर तो सुधारना पड़ेगा, तभी तो जब हेल्थ केयर सुधरेगा तब आप लोगों का सोशल चीज सुधरेगी। क्योंकि इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है, सोशल उसकी थिंकिंग चेंज होती है। तो उसी हिसाब से इसीलिए हिस्टोरिकल अगर देखा जाए पब्लिक हेल्थ टाइमिंग, तो ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी अगर आप लोगों ने कम कर दी तो आप लोगों का फर्टिलिटी भी कम होगी। तो इसका मतलब जो लोग पहले मोर्टेलिटी कम करेंगे वही लोग उसी जगह पर आप लोगों को फर्टिलिटी कम देखने को
मिलेगी पहले। नेक्स्ट, पॉलिसी इंप्लीकेशन एट ग्लोबल स्केल। भाई ग्लोबल स्केल पे पॉलिसीज भी आई, जैसे हाई ग्रोथ रीजन्स के लिए अगर पॉलिसी की बात करें तो इसमें अर्जेंट नीड हो जाती है एजुकेशन की, स्किल क्रिएशन की, जॉब क्रिएशन की और इन्वेस्टमेंट की इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होगा आप लोगों का? स्किल क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। फॉर एजिंग रीजन्स, policies to boost labor force participation, promote healthy aging and consider managed migration, है ना। for aging regions के लिए policies to boost labor force participation, promote healthy aging and consider managed migration, है ना। for all regions, climate adaptation and sustainable resource management because population interacts with the environment, है ना। अगर मैं बात करूं हर रीजन के लिए तो क्लाइमेट अडेप्टेशन बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज बहुत जरूरी है ना। इसका अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट करती है ना वो एनवायरमेंट के साथ करती है। आगे बात समझ में? तो एग्जाम के अंदर अगर केस स्टडीज है जो बहुत मस्ट है, याद रखना, बहुत जरूरी है लिखना एग्जाम के अंदर। केस स्टडी में क्या करोगे? जापान की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत कम है, लगभग 1.5 आ गई है इस टाइम पे। हाई एजिंग देखने को मिल रही है, लेबर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसीज जो है ना वो पूरी की पूरी रोबोटिक्स में कन्वर्ट हो गई है, अर्ली केयर सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है और सिलेक्टिव माइग्रेशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नाइजीरिया में देखो वहां पर हाई फर्टिलिटी रेट है, मतलब लगभग 5+ हो गया है, 5+ हो गया इन पास्ट डिकेड। मतलब एक कपल के पास 5 बच्चों से ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं नाइजीरिया के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को वेरी यंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, अगर जॉब क्रिएट हो जाएगी तो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है। रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है अगर ये चीज नहीं हुई तो। आगे बात समझ में है ना, है ना। तो ग्लोबल ट्रेंड में आप इतना ही लिख सकते हो। देखो आप लोग ये बोलोगे अरे सर ये सब रिपीटेड क्यों फील हो रहा है, मैंने जितना भी आप लोगों को पहले बताया वही चीज आप बता रहे हो। भाई यही तो ग्रोथ है ना, यही ग्रोथ है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही होगा। बस आप लोग एक जगह स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी चीजें, कहीं भी कोई भी चीज आती है तो आप लोगों के पास सारे के सारे पॉइंट्स रहने ही वाले हैं। इसीलिए तो मैंने बोला ना इंपोर्टेंट बट नॉट सो इंपोर्टेंट, या फिर नॉट सो इंपोर्टेंट बट येट इंपोर्टेंट। इसीलिए तो समझ में आए ना, दो जो लोग ये लेक्चर्स देखते आ रहे हैं, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में छोड़ दिया वो तो भाई वो सीरियस है ही नहीं है। ठीक है, जो लोग ये देखते आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को लेक्चर के थ्रू ही याद हो जाए तो वो चीज अच्छी है ना। तो अपन लोग अब देखते हैं इंडिया में, क्यों? क्योंकि आप लोगों का पेपर नंबर 2 में ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इंडिया में अपन स्टार्ट करें। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन हिस्ट्री जो है ना वो टेक्स्ट बुक में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या दिखा रहा है कि स्लो ग्रोथ हुई थी टिल द मिड 20th सेंचुरी, है ना। अगर आप लोग हिस्ट्री देखोगे तो क्या देखोगे अपने बुक्स के अंदर कि भाई इंडिया के अंदर जो चल रहा है ना पॉपुलेशन ग्रोथ, तो मिड 20th सेंचुरी तक बहुत कम ग्रोथ थी अपने, लेकिन रैपिड राइज आया आफ्टर द मोर्टेलिटी डिक्लाइन। जैसे ही मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो गई आप लोगों को एकदम से जंप देखने को मिला एंड प्रोग्रेसिव फर्टिलिटी जो है ना वो डिक्लाइन होना चालू हो गई सिंस द लेट 20th सेंचुरी। द मिड 2025 एस्टिमेट्स प्लेस इंडिया एज 1.646 बिलियन पीपल्स, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आज के टाइम पे 1.9 के समथिंग है। अब मैं इसको बार बार इसको इतना ज्यादा फोकस में क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है, बट इंडिया का अभी सेंसस आया नहीं है, सेंसस रिपोर्ट, है ना। तो अगर आप लोग वहां लिखोगे तो यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट लिख देना, तो उससे भी समझ में आ जाता है एग्जामिनर को भाई इन्हें यहाँ से रेफरेंस लिया है। अगर आप हवा में बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये देखो इस तरीके से मैंने बना के रखे हुए थे तो वो हो गया। तब देखो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से हुई, इस तरीके का मैंने चार्ट बनाया है, आप लोगों को समझ में आया कैसे करते हैं। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी टेरिटरी या किसी भी जगह इनहेबिटेंट्स जो है उसके कितने लोग वहां पर रह रहे हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं। इसको अपन लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव भी होगी, मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो पॉजिटिव है और अगर घट रही होगी तो नेगेटिव है। इट इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, है ना। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल ग्रोथ की, तो नेचुरल ग्रोथ कैसे होगी भाई, बर्थ कितनी हो रही है माइनस डेथ कितनी हो रही है ना। जितने लोग मतलब क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट, ठीक है, बस इसी को अपन नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा होता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल एक्चुअल में क्या ग्रोथ है उस एरिया की, उसको क्या बोलेंगे, वही वाली बात मैंने बोला, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है। यहां पर मैं सीधा सीधा प्लस माइनस माइग्रेशन कर दूंगा, है ना। प्लस इन माइग्रेशन वाला कितने लोग आ रहे हैं, माइनस आउट माइग्रेशन कितने लोग बाहर जा रहे हैं, इसको अपन एक्चुअल ग्रोथ बोलेंगे। आ गई बात समझ में, है ना। तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर मैं पैटर्न देखूं 1901 से 2011 तक, 2011 तक क्यों कर रहे हैं, अपन लोगों ने 2021 या फिर 2027 क्यों नहीं किया भाई, अपन लोगों को जो ऑफिशियल डाटा जो है सेंसस के अकॉर्डिंग वो यहीं से अपन को ढंग से देखने को मिलता है, और हम लोगों ने दिमाग भी यहीं से लगाना चालू किया, ठीक है। कुल्लर में पेज नंबर 22 पर 322 पर ये दिया हुआ है, यही की यही सेम की सेम। अगली बात समझ में, देखो हम लोग अगर फेजेस में बात करेंगे तो देखो यहां से चालू करें 1901 से, इधर से ये 1901 है, और अगर मैं पॉपुलेशन यहां से इंक्रीज करूं तो देखो 100 200 300 400 500, ये क्या है, ये मिलियंस में पॉपुलेशन चल रही है। अगली बात समझ में, तो मैं 1901 से 2011 तक इधर जाऊंगा, आप लोग चाहो तो इसका उल्टा कर सकते हो, इधर जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो सेम की सेम ही है, वो भी 100 200 300 डॉट डॉट डॉट, फिर आप लोगों का वो आ गया, ठीक है। आप लोगों को पता है 2011 में 121 थी, तो मैं 121 के आसपास कर दी, 125 के आसपास, तो ये हो गई आप लोगों की, वेट आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, कहाँ थे हम लोग, हाँ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, अब आप में अगर अपने इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ की अगर अपन ट्रेंड देखें तो आप देखो 1901 में लगभग अपना 250 मिलियन के समथिंग थी पॉपुलेशन, है ना। तो 1901 से 2021 और 1901 से 1921 तक फेज 1 था, जिसके अंदर स्टैग्नेंट पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। अब आप देखोगे 1901 से 1911 तक थोड़ी सी पॉपुलेशन ग्रो हुई, है ना, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, स्टैग्नेंट मतलब हल्की सी ग्रोथ तो हो रही है ना। लेकिन आप देखोगे 1911 से 1921 तक पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और ये इंडिया की पूरी हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है जब आप लोगों की पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है ना, पूरी सेंचुरी के अंदर। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों को पता है स्पेनिश फ्लू, है ना, स्पेनिश फ्लू और भी कुछ चीजें ऐसी थी, तो उसके कारण आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई थी, ठीक है, डिक्लाइन हो गया था, पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद हमेशा आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रो हुई ही हुई है। तो फेज 1 जो है स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का था, फिर फेज 2 में आप लोगों को स्टडी ग्रोथ देखने को मिली, मतलब एकदम से नहीं बढ़ी, हल्की हल्की सी ग्रोथ हो रही थी 1921 से लेके 1951 तक, है ना। क्योंकि इस टाइम पे आप लोग स्ट्रगल चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, हम लोग अपने आप से ही परेशान थे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी इसी बीच में, तो आप लोगों को क्या है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगा 1921 से 1951 के अंदर। और फेज 3 अगर बात करोगे तो यहां पर जैसे 1951 से 1981 आया, तो हम लोगों ने क्या किया, मोर्टेलिटी डिक्रीज कर दी। जब मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी तो रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब 51 से 81 में आप लोगों को क्या देखने को मिला, रैपिड हाई ग्रोथ देखने को मिली, है ना। अब 1981 के बाद 1981 के बाद क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मोर्टेलिटी तो कम हो गई, और मैंने बताया अगर आपकी मोर्टेलिटी कम होने लगी तो आप लोगों की फर्टिलिटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो पीरियड जो था ना वो हाई ग्रोथ विद द डेफिनेट साइन ऑफ द स्लोइंग डाउन, मतलब इस टाइम पे हाई ग्रोथ तो देखने मिल रही थी, लेकिन साथ में हम लोगों को साइन भी देखने को मिल रहा था कि भाई अब स्लो होना स्टार्ट होगी पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो वही चीज हो गई, अपन लोगों ने 4 फेज में अपना पूरा इंडिया की जितनी भी आप लोगों की ग्रोथ है वो अपन लोगों ने डालना चालू कर दी। तो एग्जाम के अंदर कहीं भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आती है इंडिया की तो आप ये जरूर बना के आ जाना, ये मैंने आप लोगों के लिए ही खुल्लर से बनाया हुआ है, ठीक है भाई। मैं इतना बड़ा जोग्राफर तो हूं नहीं कि अपने मन से मैं इस तरीके को बना लूंगा, और बना भी लूंगा तो भाई अपने हाथों से किस तरीके से इसमें बनेगा, तो इसीलिए मैंने क्या कुल्लर से बना दिया, जरूरी है, और ये हर कोई बना के आएगा तो आप भी बना के आओ। आ गई बात समझ में, है ना, है ना। तो अब देखो नॉर्मली ये तो मेरा हैंड रिटन था, साथ में अब अगर मैं हर फेज की बात करूं तो हर फेज में क्या क्या हो रहा है आप लोगों का, देखो वो वाली बताता हूं। तो फेज 1 जो था 1901 से 1921 के अंदर था, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे स्टेबिलिटी वाली बात आ रही है, स्टैग्नेंट वाली बात आ रही है,
तो इसका मतलब मेरी बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो सेंसर ईयर था, ये वाली सब चीजें है ना। तो अब देखो 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, और केवल पूरी हिस्ट्री में, इंडिया की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ था कि आप लोगों को नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। इसको अपन लोग डेमोग्राफिक डिवाइड भी बोल सकते हैं, है ना, डेमोग्राफिक डिवाइड। इस पूरी चीज को अगर कोई बोले कि डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है, तो यही होता है नेगेटिव ग्रोथ रेट कोई। ठीक है, 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट क्यों हुई थी? क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर 1 आया था, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो थे लॉस हुए थे, एमिग्रेशन हो गया था अफ्रीका के अंदर, है ना, अफ्रीका के अंदर एमिग्रेशन हो गया था, साथ में स्पेनिश फ्लू आ गया था। ठीक है, साथ में अब इससे क्या हुआ, अब इसके कारण क्या हुआ, लार्ज स्केल डेथ देखने को मिली आप लोगों को। आप लोगों को एपिडेमिक्स देखने को मिले, जैसे इन्फ्लुएंजा, है ना, 18 मिलियन डेथ हुई थी इन्फ्लुएंजा के कारण। प्लेग आ गया था, स्मॉल पॉक्स आ गया था, कोलेरा आ गया था, स्पाइन फ्लू क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, अलग अलग स्पेनिश फ्लू आ गया था। ठीक है, अलग अलग चीजें देखने को मिल रही थी। साथ में अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो था नहीं उस टाइम पे, तो फूड शॉर्टेज के कारण फूड शॉर्टेज आई। क्यों? क्योंकि ड्रॉट्स देखने को मिल रहे थे अपन लोगों को 1911 में, 1913 में, 1915 में, 1918 में और 1920 में। अब यहाँ पे इतने ड्रॉट्स हैं तो फूड शॉर्टेज हो गई थी, इसके कारण डेथ ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये 1921 में क्यों ग्रोथ कम हुई थी, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों को। फेज 2 के अंदर 1921 से 1950 जो था, इसमें पॉपुलेशन 251 मिलियन थी, पहले आप लोगों को पता होगा। उसके बाद सीधी 361 मिलियन तक इंक्रीज हो गई, मतलब 47.3% का आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिला। तो मतलब क्यों क्यों हुआ? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट जो थी ना वो डिक्रीज हो गई। मोर्टेलिटी डिक्रीज होने पर आप लोगों को क्यों हुआ, क्यों हुई? क्योंकि जनरल हेल्थ और सैनिटेशन इंक्रीज हो गया, तो कंट्रोल जो हो गया आप लोगों को एपिडेमिक्स में देखने को मिल रहा आप लोगों को। ठीक है, जब एपिडेमिक्स में आप लोगों को कंट्रोल देखने को मिला तो क्रूड डेथ रेट जो थी वो कम हो गई, बट क्रूड बर्थ रेट जो थी ना वो अभी भी हाई है। तो पीरियड जो है ना वो मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ बोला जाता है इसको। इस को क्या बोला जाता है? मोर्टेलिटी इंड्यूस्ड ग्रोथ, क्योंकि मोर्टेलिटी आप लोगों की कम हो गई, इसी से आप लोगों का ग्रोथ देखने को मिली। फेज 3 में 1951 से अगर 81 की बात करो तो यहां पर आप लोगों की मोर्टेलिटी रेट तो कम हुई, बट फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो डेथ रेट जो है वो कम हो गई। तो इसका मतलब पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यहीं पे आप लोगों को रैपिड ग्रोथ देखने को मिली, तो मतलब फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ हो गई। ये मोर्टेलिटी इंड्यूस ग्रोथ थी फेज 2 में, और फेज 3 में आप लोगों की फर्टिलिटी इंड्यूस ग्रोथ थी। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की सोच बदली कि नहीं भाई बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो। क्यों भाई? हम लोगों को भरोसा नहीं है कि हम लोगों पर लोग कब्जा कर लेंगे, हम लोगों की सोसाइटी बचानी है, तो भाई हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रो करनी पड़ेगी, तो इसीलिए लोगों ने फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई नाउ। और ऊपर से अपन लोगों की एक फेल्ड चाइल्ड बर्थ कंट्रोल पॉलिसी लेके आई थी हमारी पीएम गांधी। ठीक है, वो फील्ड क्यों बोलूंगा? क्योंकि उनने बोला कि भाई नहीं इनको करो, इनको बर्थ कंट्रोल करो, लेकिन उस डर के कारण उस टाइम पे ग्रोथ एकदम से एक्सपांड कर गई। ठीक है, नाउ फेज 4 जो था 1981 से 2011 जो चल रहा था, उसमें रेट ऑफ ग्रोथ स्टिल हाई, स्टोर्ड डिक्लाइन आफ्टर 1981। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है हमेशा हाई रहेगी, और स्टोर्ड डिक्लाइन आफ्टर 1981। ठीक है, हाईएस्ट जो था 22.2% जो था 1981 में था, बट 2011 से 2011 में 14.7% की ग्रोथ रह गई। मतलब 1971 में जो ग्रोथ रेट थी ना वो बहुत ज्यादा थी, चाइना, यूएसए, जापान, ब्राजील और इंडोनेशिया से भी। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज इन जून 2013, इंडिया विल सरपास द चाइना इन 2028। उन्हें ये बोला था, लेकिन अभी इतनी ज्यादा रैपिड ग्रोथ हो गई है, तो अभी अपन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट अभी से ही ये जो है हम लोग चाइना को सरपास कर चुके हैं। अब चाहो तो ये वाली जो लाइन थी ना वो आप काट सकते हो और आप लेटेस्ट वाली लिख सकते हो। आगे बात समझ में है ना? नाउ अब देखो एग्जाम में तो इस तरीके से नहीं लिखोगे, वो तो आप लोगों ने याद कर लिया। एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि आप लोगों को कम में लिखना है ना, तो पीरियोडाइजेशन एंड डिटेल्ड कॉज क्या लिखोगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को, क्या कॉज है, क्या पीरियड रहे हैं। तो पीरियोडाइजेशन एंड डिटेल्ड कॉज क्या हो जाएंगे आप लोगों के, 1901 से 1947 का जो पीरियड था जिसको अपन प्री ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं,
उसमें आप लोगों को हाई बर्थ और डेथ रेट देखने को मिलेगी, एपिडेमिक्स देखने को मिलेगा और फेमाइन देखने को मिलेगा। इससे क्या हुआ, आप लोगों की ग्रोथ जो हो गई वो थोड़ी सी लो हो गई, है ना, ग्रोथ जो हो गई वो थोड़ी सी लो हो गई। वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी, रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी कहाँ थे मैं, हाँ यहाँ था मैं, सॉरी। 1901 से 47 की अगर बात कर रहे थे प्री ट्रांजिशन में, तो वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थी, तो इसका मतलब आप लोगों को ग्रोथ जो था वो स्लो मिल गया था। तो दूसरी बात, रूरल अग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो आप लोगों की लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब बहुत कम लोग वो पैदा होते थे और मतलब बहुत कम टाइम तक जीते थे, लेकिन हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी थी। तो और ऊपर से सोशल कस्टम्स भी थे, अर्ली मैरिज देखने को मिलती थी, लो फीमेल एजुकेशन था, सस्टेन्ड हाई फर्टिलिटी थी यहाँ पर, है ना। तो इसके कारण आप लोगों को इस तरीके से प्रिटाइजेशन में था। नाउ 1947 से 1971 में क्या हुआ, मोर्टेलिटी डिक्लाइन होने लगी और रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। क्यों? क्योंकि भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था ना, पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स देखने को मिले, जहां पर अपन लोगों ने वैक्सीनेशन सैनिटेशन स्टार्ट किया। कॉज द ड्रामेटिक फॉल इन द इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी बहुत वो है, मतलब बर्थ के बाद ही लोग मर नहीं रहे थे, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट एंड बेटर फूड सप्लाईज इंप्रूव्ड सर्वाइवल, एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट और बेटर फूड सप्लाईज जो थी ना, उनने सर्वाइवल को इंप्रूव किया। इससे क्या मिला आप लोगों को, रैपिड नेट इंक्रीज देखने को मिला, मतलब बेबी बूम इफेक्ट देखने को मिला। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ गई पॉपुलेशन अपनी। नाउ 1970s में पॉलिसी शिफ्ट हुई और कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई, ठीक है। कैसे? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो थे वो स्केल अप हुए, इमरजेंसी पीरियड आ गया 1975 और 77 में। तो इससे क्या हुआ, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन देखने को मिला। मैंने बोला ना फील्ड वाली जो था, फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन देखने को मिला कुछ स्टेट्स के अंदर, जिससे सोशल बैकलैश देखने को मिला गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल कॉस्ट भी देखने को मिली। इवन विद द कंट्रोवर्सी, प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्ट्रासेप्शंस एंड फैमिली प्लानिंग एज दी पब्लिक पॉलिसीज, तब भी आप लोगों की क्या हुई, आप लोगों की इंक्रीज हो रही थी। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज 1980s और 1990s तक जो था स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिला, फर्टिलिटी डिक्लाइन जो हुई वो चालू हो गई आप लोगों की। फीमेल लिटरेसी जो है वो इंप्रूव होना चालू हुई स्लोली, एज एट मैरिज जो हुई वो इंक्रीज हुई बहुत ज्यादा एरिया के अंदर, है ना। तो क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, लोगों ने पढ़ना चालू किया, अर्बनाइजेशन जो था और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो थी ना, उनने ऑफर किया अल्टरनेटिव टू द लार्ज फैमिलीज को। फर्टिलिटी जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, और डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, इससे क्या हुआ, मोर जोग्राफिकली अनइवन हो गई और सदर्न स्टेट जो थी वो लीड कर रही थी इस चीज में, है ना। फर्टिलिटी डिक्लाइन के लिए सदर्न स्टेट लीड कर रही है ना, तो वो चीज आप लोगों का पैटर्न बन गया। ऐसे ही 2000 से 2020 में एक्सेलरेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिली और डाइवर्जेंस भी देखने को मिला। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और SRS, मतलब आप लोगों मैंने बताया था डाटा, shows the sharp decline in total fertility in many states, एकदम बहुत ज्यादा स्टेट्स में आप लोगों को देखने को मिला। सम सदर्न एंड अर्बन स्टेट जो थी वो ब्लो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच चुकी हैं, ठीक है। कंटिन्यूड रूरल अर्बन माइग्रेशन देखने को मिल रहा है और राइजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है कुछ स्टेट के अंदर। करंट पॉलिसी जो है वो फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम द कंट्रोल टू द मैनेजमेंट की तरफ चला गया। पहले क्या था, पॉलिसी जो शिफ्ट थी ना वो पहले कंट्रोल करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अपन लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इससे एम्फसाइज हुआ ऑन द मैटरनल हेल्थ, स्पेसिंग एंड एजुकेशन के ऊपर। ये आज का ट्रेंड चल रहा है। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये आप लोग एग्जाम के अंदर इस तरीके से पीरियड और डिटेल्ड कॉज लिख सकते हो उसके, है ना। चाहो तो आप इसकी टेबल बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो, उसके अंदर कॉज लिख सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इसी तरीके से लिखना है ना। की प्रोसेस क्या होगी भाई, कैसे अपन ने किया भाई। पहली बात तो मोर्टेलिटी फॉल्ट हो गई, मोर्टेलिटी डिक्रीज हो गई। इससे क्या हुआ, इमीडिएट सर्च देखने को मिला 1940s के बाद, है ना। फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई, दूसरी चीज फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई तो स्लोअर स्टेट स्पेसिफिक देखने को मिला, जैसे केरला, तमिलनाडु अर्ली, ठीक है, बिहार और यूपी बाद में देखने को मिला। पॉपुलेशन मोमेंटम देखने को मिला, इवन विथ फॉलिंग टोटल फर्टिलिटी रेट एब्सोल्यूट नंबर राइज फॉर डिकेड्स, है ना। तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हो रही है, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट नंबर जो है वो डिकेड्स तक वो हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन मोमेंटम की बात आ गई। स्पाशल कंसंट्रेशन देखने को मिला, जैसे मेट्रो हुआ, इंडो गैंजेटिक प्लेन हुआ, यहाँ पर डेंसिटी जो हुई वो अभी भी बढ़ती है, वो बहुत ज्यादा होती जा रही है ना। नाउ
स्टेट वेरिएशन, कौन कौन से, ये अलग पॉइंट हो गया स्टेट वेरिएशन। जैसे केरला है, केरला के अंदर आप लोगों को लो फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगी, हाई लिटरेसी देखने को मिलेगी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नियर कंप्लीशन ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के मैंने आप लोगों को फेजेस बताए थे ना, तो बिल्कुल आप लोगों के बिल्कुल खत्म पे चल रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पर आप लोगों को अभी नियर रैपिड फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है और एजुकेशन हो रहा है। आ गई बात समझ में, है ना बेट? ये हैंग बहुत ज्यादा हो रहा है आज। तो साथ में अपन लोग अब देखेंगे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, यहाँ पर क्या है, अभी भी हायर फर्टिलिटी देखने को मिल रही है, यंगर एज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो डेमोग्राफिक लैग अपन लोगों को देखने को मिलता है, हायर एज और डेमोग्राफिक लैग देखने को मिलता है ना। ये अपन लोग लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी सब चीजें बता दी हैं। पॉलिसी इंप्लीकेशन, जैसे हार्नेस डिविडेंड, ठीक है, अर्जेंट जो, अब क्या होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को डिविडेंड को अगर हार्नेस करना है तो अर्जेंट जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एजुकेशनल एक्सपांशन करना पड़ेगा। दूसरा, मैनेज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, मास ट्रांजिट चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, म्युनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म चाहिए, है ना। रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन देखने को मिलेगा, क्रॉप चेंज इन वाटर स्ट्रेस एरिया देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड एजिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म एल्डरली केयर एज फर्टिलिटी डिक्लाइन इन फ्यूचर, है ना। तो हेल्थ एंड एजिंग की अगर बात करेंगे तो अपन को प्रिपेयर करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म एल्डरली केयर को और फर्टिलिटी डिक्लाइन को फ्यूचर के लिए, है ना। तो अगर एग्जाम में एग्जाम्पल को अगर ड्रॉप करना है तो क्या लिख दोगे? सीधी सीधी बात है, केरला shows that the female education and the health investment reduces fertility policy lessons for the lagging state। ये लाइन बहुत है इसके लिए। साथ में इंडो गेंजेटिक ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी shows the environmental stress due to the high agriculture intensity and population pressure। बस ये दो लाइन लिख के आ जाना, ऑब्वियस ही बात है, कुछ भी नया नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो अब वो चीज अपना हो गया उसके अंदर। अब क्या है, डिटर्मिनेंट्स पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर ग्रोथ के लिए कि क्या डिटर्मिनेंट्स है। तो मैंने किया है डिटेल डिटर्मिनेंट्स दिया है कि अगर आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट लगा सकते हो जिसमें आप लोग 3 से 4 लाइन जो है ओपनिंग में लिखोगे, देन एक्सपांड कर दोगे हर ईच बुलेट पॉइंट को 6 से 8 लाइन को बॉडी के अंदर, है ना। समझ में आई ना ये वाली बात? तो आप इंट्रो तो लिख दोगे पूरी की पूरी 3 से 4 लाइन का, फिर उसके अंदर क्या लगोगे 6 से 8 लाइन लिख देना, सीधी सीधी बात है। जैसे अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स की तो 2 टाइप के मैं डिटर्मिनेंट्स लगा सकता हूं। एक होता है प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट, क्या प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। दूसरा होता है आप लोगों का अंडरलाइन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट। समझ में आई ना ये वाली बात? तो इसके अंदर अपन क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। वेट थोड़ा सा ना, अभी मैं इसको ना हैंग हो रहा है तो थोड़ा सा ठीक कर लूँ। आई थिंक अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जितना यार अपन से हो सका उतना ठीक कर लिया हैंग होने में। चलो चालू करते हैं। डिटेल डिटर्मिनेंट्स कहाँ थे अपन लोग? यहाँ पर। तो पहला अपन देख रहे हैं प्रॉक्सिमेट डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। पहला कौन सा था? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में भी टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना। नाउ मैकेनिज्म्स क्या होंगे? मैरिज एज कितनी हो गई, कॉइटल फ्रिक्वेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन यूज, डिजायर्ड फैमिली साइज, कल्चरल सन प्रेफरेंसेस, है ना। कल्चरल सन प्रेफरेंसेस क्या होता है भाई, हमें तो लड़का चाहिए, तो वो चीज़ हो गई, तो ये मैकेनिज्म हो गया। इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा भाई? स्मॉल सस्टेन्ड चेंज इन टोटल फर्टिलिटी रेट यील्ड लार्ज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन दी पॉपुलेशन साइज एंड एज स्ट्रक्चर, है ना। तो स्मॉल सस्टेन्ड चेंज होगा ना आप लोगों का टोटल फर्टिलिटी यील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा? यील्ड करेगा लॉन्ग लार्ज टर्म इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन साइज एंड एज स्ट्रक्चर। एविडेंस क्या है भाई? स्टेट विद द हायर फीमेल लिटरेसी जो है ना, वहां पर आप लोगों को लोअर टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया जो है ना वो आप लोगों को लोअर फर्टिलिटी दे रहा है देन दी रूरल एरिया, है ना। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी, मतलब क्रूड डेथ रेट। तो इसमें क्या हो जाए आप लोगों का मैकेनिज्म्स देखने को मिलेंगे। मैकेनिज्म्स क्या हो गए आप लोगों के भाई? मेडिकल केयर, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन। अगर इन पे आप लोगों ने फोकस कर लिया तो आप लोग क्या कर सकते हो? मोर्टेलिटी कम कर सकते हो। इन्फ्लुएंस
मोटिलिटी डिक्लाइन कैन कॉज द रैपिड पॉपुलेशन राइज अनलेस फर्टिलिटी फॉल्स इन द टेंडम, है ना, सीधी सीधी बात है। एविडेंसेस क्या है भाई, 1940s के बाद जैसी मोटिलिटी फॉल हुई, इसने एक्सप्लेन किया 20th सेंचुरी पॉपुलेशन बूम जो हो रही है, 20th सेंचुरी से जो पॉपुलेशन बूम जो हो रही है ना, उसको इसने एक्सप्लेन किया, है ना, बात समझ में आ गई। नाउ माइग्रेशन, माइग्रेशन में अगर देखेंगे तो मैकेनिज्म्स, माइग्रेशन में अगर मैकेनिज्म देखोगे तो रूरल से अर्बन मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है जॉब के लिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है, नेट इनफ्लो हो रहा है कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, है ना। ये इन्फ्लुएंस करेगा आप लोग, इन्फ्लुएंस कहाँ पे हो रहा है, जैसे डज नॉट चेंज नेशनल टोटल अनलेस द इंटरनेशनल। अगर ये कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया के अंदर ही अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं तो क्या ये मेरे इंडिया में चेंज करेगा कुछ भी नहीं ना। अगर ये इंटरनेशनल हो जाता है तो ये चीजें चेंज करेगा, बट अल्टर स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। लेकिन ये जो है इंडिया के अंदर ही विद इन इंडिया जो है, ये आप लोगों का पूरा क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब यहाँ पर कम हो जाएगी डेंसिटी जहां से जा रहा है, जहां पर आ रहा है वहां पर डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। कैन चेंज लोकल ग्रोथ ड्रामेटिकली, तो लोकल ग्रोथ को भी ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है, ठीक है। नाउ एज स्ट्रक्चर या मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है, अ लार्ज कोरेंट एंड द रिप्रोडक्टिव एज यील्ड हाई नंबर ऑफ द बर्थ इवन इफ द फर्टिलिटी पर वीमेन डिक्लाइन, है ना। नेक्स्ट इज पॉलिसी इंपोर्टेंस, क्या होगा, मोमेंटम मेक्स पॉपुलेशन ग्रोथ इनहेरेंट, पॉलिसी मस्ट बी लॉन्ग टर्म, पॉलिसी बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए तभी तो आप कर पाओगे स्ट्रक्चर ऑफ मोमेंटम को। आ गई बात समझ में। तो ये चार आप लोगों के क्या हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए, कौन से वाले, प्रॉक्सिमेट या डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट। आ गई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज अंडरलाइंग या अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिटर्मिनेंट्स, मतलब सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डिटर्मिनेंट्स देख लेंगे। तो पहला हो जाएगा फीमेल एजुकेशन। भाई सीधी सीधी बात है, अगर फीमेल एजुकेशन होगा तो क्या होगा, डिलेड मैरिज होगी, इंक्रीज लेबर फोर्स होगी और इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रेज कंट्रासेप्टिव यूज। तो इससे क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेटेड विद द फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल, फीमेल लिटरेसी इंप्रूवमेंट इन द केरला एंड तमिलनाडु प्रोसीडेड रैपिडली फर्टिलिटी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन से क्या होगा भाई, शिफ्ट फ्रॉम अग्रेरियन टू द इंडस्ट्रियल सर्विस इकोनॉमिक्स, रिड्यूस द नीड फॉर द लार्ज फैमिलीज, है ना, न्यूक्लियर फैमिली में लोग हो रहे हैं। अर्बन लिविंग रेजेस कॉस्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग, मतलब सीधी सीधी बात है, अगर आप अर्बन में एरिया में रह रहे हो, बहुत कितना महंगाई है, तो एक बच्चे को पालने की जो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, तो पहले से ही वो कम करके रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अर्बन टीएफआर इज लेस देन द रूरल टीएफआर अक्रॉस इंडिया, ये दिख रहा है आप लोगों को एग्जांपल में, है ना। नाउ ऑक्यूपेशन एंड लेबर मार्केट, ऑक्यूपेशन एंड लेबर मार्केट, तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा भाई, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस द चाइल्ड लेबर वैल्यू, है ना। सोशल सिक्योरिटी रिड्यूसेस नीड फॉर मेनी चिल्ड्रन इन ओल्ड एज। कोई नई चीज नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, समझ जाओ इस चीज को। सोशल नॉर्म्स एंड रिलीजन की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म जो होगा उसमें सन प्रेफरेंसेस देखने को मिलेगा, फैमिली नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, कास्ट नॉर्म्स अफेक्ट द डिजायर्ड फैमिली साइज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव अपटेक देखने को मिलेगा, है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो मैकेनिज्म में क्या करोगे कि चाइल्ड सर्वाइवल इंक्रीज हो रहा है, बट अगर अपन लोगों ने मैच नहीं कर पाया बाय द फीमेल एम्पावरमेंट, देन स्मॉलर फैमिलीज में नॉट फॉलो, तो छोटी जो परिवार है ना उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये भी समझना पड़ेगा अपन लोगों को, है ना। तो अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डिटर्मिनेंट्स हम लोग देख रहे थे। तो ये चीजें हो गई आप लोगों की 5, ठीक है। नेक्स्ट इज इसी में डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही, ठीक है, तीसरा डिटर्मिनेंट है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स। भाई आप लोग अपने इंस्टीट्यूशनल बाइस और पॉलिसी अगर ऐसी लेके आ जाओगे तो भी तो आप लोगों की ग्रोथ को वो अफेक्ट करेगा ना, तो वही हो गया। तो पहला हो गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम डिजाइन, तो टारगेट वर्सेस राइट्स, मतलब क्या टारगेट्स है क्या राइट्स है आप लोगों के, राइट बेस्ड अप्रोच, ठीक है, टारगेट वर्सेस राइट बेस्ड अप्रोच। नाउ सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्टिव, टारगेट वर्सेस राइट बेस्ड अप्रोच हो गया एक। दूसरा हो गया सप्लाई ऑफ कंट्रासेप्शन, कि किस तरीके से सप्लाई कर रहे हो, पहुंच रही है लोगों के पास कि नहीं, काउंसलिंग भी हो रही है कि नहीं, एंड स्पेसिंग मेथड्स, ठीक है ना। एग्जांपल, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम टारगेट अप्रोच टू द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम विद अ मिक्स्ड सक्सेस, अपन उसको अनसक्सेसफुल भी नहीं बोल सकते और सक्सेसफुल भी नहीं बोल सकते। आगे बात समझ में। लीगल फ्रेमवर्क एंड
incentives, legal frameworks and incentive, policies on age at marriage, maternity benefits, child benefits, tax incentives can influence the fertility decisions. तो policies on age at marriage जो रहेगी अपनी, है ना, एज ऑफ मैरिज, मैटरनिटी बेनिफिट्स, चाइल्ड बेनिफिट्स, टैक्स इंसेंटिव्स देखने को मिल रहा है, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है फर्टिलिटी डिक्लाइंस को, है ना, लीगल फ्रेमवर्क और इंसेंटिव्स दे दिया तो। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, जैसे बेटर फंड सिस्टम रिप्रोड्यूस द डेमोग्राफिक चेंज इनडायरेक्टली बाय सोशल डेवलपमेंट, देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग ढंग से फंड सिस्टम रखोगे तो ये प्रोड्यूस करेगा डेमोग्राफिक चेंज इनडायरेक्टली बाय सोशल डेवलपमेंट। आगे बात समझ में, है ना। चलो भाई, अब देखो इम्प्लीकेशंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, सीधी सीधी बात है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को 4 से 5 सब सेक्शन लिखने पड़ेंगे, हर के अंदर 8 से 10 लाइन होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। चाहे वो इम्प्लीकेशन मैंने क्या किया है, अलग अलग डायमेंशंस में बांट दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, स्पेशल, पॉलिटिकल, इतने ही बहुत है एग्जाम के अंदर, इतने ही चल जाएंगे, ठीक है। तो सोशल इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो एजुकेशन प्रेशर, हेल्थ, मैटरनल केयर और एज स्ट्रक्चर इफेक्ट, है ना, इसके अंदर देखेंगे। तो एजुकेशन सोशल इम्प्लीकेशन में एजुकेशन प्रेशर में क्या बोला है, ये इंक्रीज डिमांड फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, क्वालिटी सफर्स इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट स्किल्ड, क्वालिटी जो होगी वो सफर करेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया है। तो एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड इन पेरी अर्बन बेल्ट्स में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये प्रेशर आ रहा है आप लोगों को, अगर ग्रोथ ज्यादा हुई तो। हेल्थ मैटरनल केयर, नीड फॉर एक्सपांडेड मैटरनल, हेल्थ मैटरनल केयर में नीड फॉर एक्सपांडेड मैटरनल, न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, फेलियर राइजेस मोबिलिटी एंड अंडरमाइंस प्रोडक्टिविटी। अगर अपन लोगों ने इस तरीके की केयर को नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो हम लोगों को मोर्बिडिटी देखने को मिलेगी और अंडरमाइन हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। आगे बात समझ में, है ना। एग्जाम्पल, स्लम एरिया विथ पुअर मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर, स्लम एरिया विथ पुअर मैटरनल हेल्थ इंडिकेटर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एज स्ट्रक्चर अफेक्ट अगर मैं बात करें तो यहाँ पर यूथ बल्ज देखने को मिल रहा है, ये रिक्वायर कर रहा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्किलिंग एंड जॉब क्रिएशन। अगर मान लो बड़ा बहुत ज्यादा यूथ हो गए तो हम लोगों को स्किलिंग और जॉब क्रिएशन की भी जरूरत पड़ेगी। एल्डरली अगर बज हो गए, मतलब एल्डरली ज्यादा हो गए, तो हम लोगों को रिक्वायर पड़ेगा क्या, पेंशन और जेरियाट्रिक केयर, मतलब जो ओल्ड एज जो केयर होती है ना, उसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, केरला जो है वो फेस कर रहा है अर्ली एजिंग को, यूपी बिहार जो है वहां पर आप लोगों को यूथ बल्ज देखने को मिल रहा है ना। आगे बात समझ में सोशल इम्प्लीकेशंस में। नाउ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, क्या, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल, पहला है डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल। जब वर्किंग एज जो है जब आप लोगों की शेयर करेगी राइज, तो क्या होगा, आउटपुट पर कैपिटा कैन इंक्रीज इफ, सबसे बड़ी बात, इफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी राइज। अगर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी राइज हो रही है तो ही जो है वो आप लोगों को मैक्सिमम पर कैपिटा दे पाएगा। रिस्क क्या है इस चीज का, भाई एब्सेंस ऑफ जॉब लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को जॉब जो हो जाएगा, आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अनरेस्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन के अंदर ही पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में अपन लोगों को जरूरत पड़ेगी फाइनेंस एजुकेशन की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिस्कल स्ट्रेस इफ ग्रोथ डज नॉट क्रिएट टैक्स बेस। अगर टैक्स बेस को क्रिएट नहीं कर पाया तो हम लोगों को फिस्कल स्ट्रेस देखने को मिलेगी यहाँ पर। लेबर मार्केट स्ट्रक्चर, लेबर मार्केट स्ट्रक्चर में मतलब ये शिफ्ट करेगा रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनफॉर्मल लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स टू द फॉर्मलाइज्ड हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। लेबर मार्केट स्ट्रक्चर जो बात कर रहे हैं, तो अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, लो प्रोडक्टिविटी जॉब है, तो अपन लोगों को फॉर्मलाइज्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को हाई प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के 3। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस। पहली बात, वाटर स्कार्सिटी से निपटना पड़ेगा। इंटेंसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द इरिगेशन, फॉलिंग वाटर टेबल्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी देखने को मिल रहा है। पॉलिसी चेंजेस अगर अपन को करने पड़ेगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और वाटर प्राइसिंग करना पड़ेगा, रिचार्ज देखना पड़ेगा, है ना, वाटर का जो वाटर टेबल का रिचार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है। पॉल्यूशन और वेस्ट पर भी अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अर्बन एयर पॉल्यूशन, दिल्ली सबसे बढ़िया एग्जांपल है।
एंड लिक्विड वेस्ट, जैसे रिवर्स वाली बात हो गई, ड्यू टू द पॉल्यूशन, आई एम सॉरी, ड्यू टू द पॉपुलेशन कंसंट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, है कि नहीं, उसी के कारण तो ये सब चीजें हो रही हैं। लैंड यूज चेंज अगर देखेंगे तो अर्बन स्प्रॉल कंज्यूम्स द फर्टाइल लैंड एंड फ्रेगमेंट्स द इकोसिस्टम। तो क्या करता है, अर्बन स्प्रॉल्स जो देखने को मिल रहा है ना, वहां पर आप लोगों को फर्टाइल लैंड को ये कंज्यूम कर रहा है और फ्रेगमेंट्स हो रहा है अपने इकोसिस्टम। अगली बात समझ में, है ना। नेक्स्ट इज स्पेशल इम्प्लीकेशंस की अगर मैं बात करूंगा तो अर्बन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। तो अर्बन कंसंट्रेशन में क्या होगा, मेगा सिटी जो है ग्रोथ हो रही है, तो अपन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है लैक कर रहा है, स्लमाइजेशन हो रहा है, मतलब स्लम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कंजेशन देखने को मिल रहा है, जैसे दिल्ली हुआ, दिल्ली एनसीआर हुआ, पेरी अर्बन एक्सपेंशन यहाँ पर अपन लोगों को देखने को मिल रहा है, कितना ट्रैफिक हो जाता है। रीजनल इम्बेलेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। स्पेशल इम्प्लीकेशन देखोगे तो सम स्टेट एज फास्टर वाइल द अदर रिमेन्स यंग, कुछ स्टेट जो है वो बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, कुछ जो है अभी भी यंग है। पॉलिसी है बहुत जरूरी है अपन लोगों को रीजनली टेलर्ड करने के लिए, ठीक है। तो हर जगह एक जैसी चीज नहीं हो सकती, होमोजीनियस नहीं हो सकता, हेट्रोजीनियस हम लोगों को पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी। नाउ पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इंप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसीज प्रायोरिटाइज शिफ्ट करती है, जैसे फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल टू मैनेजमेंट। क्या था, पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करते थे, आज के टाइम पे पॉपुलेशन को अपन लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आगे बात समझ में, है ना, आगे ना बात समझ में। तो जैसे एजिंग पॉलिसी, माइग्रेशन, लेबर मार्केट, है ना। नाउ लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी जो है ना वो आज के टाइम पे पैरामाउंट हो गई है मैनेज करने के लिए अर्बनाइजेशन को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात समझ में, तो 5 अपन लोगों ने ये सब चीजें देख ली। थ्योरी से स्टार्ट करने वाला था, समझ में आई ना ये वाली बात। तो देखो थ्योरीज में मैं जानकर थ्योरी आप लोगों को करवा चुका हूं, लेकिन ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एनालिसिस को फ्रेम करना है। अगर क्वेश्चन में आ गया सीधे सीधे भाई एनालाइज करो ग्रोथ को, तो किस तरीके की थ्योरीज आप दोगे, तो मतलब हर थ्योरी जो है ना उसके अंदर बिल्कुल आप लोगों को मेन आइडिया, मैकेनिज्म, एम्पेरिकल सपोर्ट, क्रिटिसिज्म और किस तरीके से ये यूज करना है आंसर में 3 से 5 लाइन में, वो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ नया बताऊंगा, हाँ 1-2 थ्योरी जो होंगी वो नई होंगी, बाकी की वही थ्योरीज होंगी जिस पर पहले से वीडियो बना चुका हूँ। आगे बात समझ में, तो एक पहली थ्योरी हो गई माल्थुसियन थ्योरी, सबको पता है। सबसे पहली थॉमस माल्थुस ने 1798 में दी थी। मेन आइडिया क्या था भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिकली वाइल फूड सप्लाई ग्रोथ अर्थमेटिकली, वही वाली बात है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से ना, तो इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, 2, 4 ऐसे बढ़ रही थी, सॉरी हाँ ऐसे बढ़ रही थी, लेकिन वो कैसे बढ़ रही थी 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। आई बात समझ में। तो इनएविटेबल चेक्स देखने को मिल रहे थे, फेमाइन, डिसीजेस, अनलेस प्रिवेंटिव चेक्स देखने को मिल रहे थे, मोरल रिस्ट्रेंट्स ये अडॉप्ट किए गए थे उसमें, है ना। अब मैं क्यों उसको फास्ट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने माल्थुसियन थ्योरी आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं प्लीज आई वुड से दैट कि भाई वो मेरा पूरा स्टार्टिंग से ये मॉड्यूल फॉलो करें, ये पूरा कोर्स चल रहा है अपना इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने आप लोगों को लिक्विडेट किया हुआ है, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म देखो, लिमिट अराइजेस फ्रॉम द रिसोर्स स्कार्सिटी, पॉपुलेशन प्रेशर लीड्स टू द मिजरी। ये चीज बोला था कि भाई अगर आप लोग लिमिट लगाओगे तो जो रिसोर्स की स्कार्सिटी देखने को मिलेगी और पॉपुलेशन जो प्रेशर होगा ना वो मिजरी को लीड करेगा, ठीक है। नाउ इंपेरिकल सपोर्ट क्या है भाई, अर्ली वार्निंग है अबाउट रिसोर्स लिमिट, ठीक है, यूजफुल इन द एनवायरमेंटल आर्गुमेंट लिंकिंग पॉपुलेशन टू द रिसोर्स यूज। इसने क्या किया, पॉपुलेशन को रिसोर्स यूज से लिंक किया और एनवायरमेंटल क्या हुआ आर्गुमेंट दिया इन्हें, ठीक है। क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो इग्नोर करता है ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, तो मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को, क्योंकि इस टाइम पता आ ही नहीं था, ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन को, एथिकली प्रॉब्लमेटिक इफ यूज टू द जस्टिफाई कोरिलेशन, है कि नहीं है। अगर आंसर में आप लोगों को यूज करना है, ये भी मैंने लिखा हुआ है, आंसर में यूज करना है तो ओपन करना एनवायरमेंटल सेक्शन से या फिर कॉशनरी नोट्स ऑन द सस्टेनेबिलिटी के, बट इसको क्रिटिक्स के साथ अपन लोग पेयर कर देंगे। आई बात समझ में, है ना। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कर सकते हो ये चीज है नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो ये किसने दिया था, नॉस्टिन और थॉमसन ने। नाउ मेन आइडिया क्या है इसका भाई, सोसाइटी मूव थ्रू द स्टेजेस, 1 से लेके 4 तक की स्टेज होती है और आज 5th स्टेज जो है प्रपोज की गई है। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट देखने को मिलेगा, वो वहां से स्टेज 4 में क्या होगा, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे ये डेवलप होती है। मैकेनिज्म क्या होगा भाई, मोर्टेलिटी जो है ना वो पहले फॉल करेगी,
पब्लिक हेल्थ जो होगी अच्छी होगी इसके कारण, और उसके बाद आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी विद द सोशो इकोनॉमिक चेंज। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बोला था। एम्पेरिकल सपोर्ट जो है वो क्या होगा भाई, ये मैनी यूरोपियन जो है और एशियन ट्रांजिशन में फिट हो रही है। ये एक्सप्लेन कर रहा है इंडिया का ब्रॉड पैटर्न, है ना। आई एम सॉरी। क्रिटिसिज्म जो हो गया क्या होगा, यूरोसेंट्रिक टाइमिंग है भाई। पहली बात तो ये फेल कर रहा है एक्सप्लेन करने में सब नेशनल वेरिएशंस को, मतलब एक ही देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है वो उसको नहीं बता पाता है। पॉलिसी जो हो रही है ना, किस तरीके से शौक हो रहा है। मैंने अपने देश के लिए एक पॉलिसी बना दी भाई, बिहार में भी वही पॉलिसी और केरला में वही पॉलिसी, तो क्या चलेगी? नहीं ना, क्योंकि अलग अलग हो रही है। आंसर में क्या यूज करोगे भाई, प्राइमरली ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क फॉर इंडिया स्टेट वेरिएशन, ये लगा दोगे आप, सीधी सीधी बात है ना। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, अगर आप डायग्राम बनाओगे तो क्या करोगे भाई, स्टेज 1 2 3 4 है ना। तो स्टेज 1 में क्या हो जाएगा, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो क्या होगा, लो ग्रोथ देखने को मिलेगा, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा और स्टेबल और एजिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो स्टेज 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, तो ये क्या हुआ, डेथ रेट और बर्थ रेट की बात चल रही है, तो इस तरीके से बना दिया। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरीके का डायग्राम नहीं बनाना है और सीधा ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक वाले पे जाना है, तो प्लीज मेरा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वाला वीडियो देखना, उसके अंदर मैंने अपना हैंड रिटन डायग्राम बनाया हुआ है। ये क्या है, आप लोगों के एग्जाम के लिए जो फास्ट तरीके से हो जाएगा ना, वो सबसे बेस्ट है ना। आ गई बात समझ में? आगे बढ़े। नाउ अगला है बोसोरुपियन व्यू, ये भी वही थ्योरीज के अंदर ही चल रहा है। बोसोरुपियन व्यू, बोसोरुपियन व्यू क्या होता है, इसने क्या बोला कि पॉपुलेशन प्रेशर जो है स्टिमुलेट कर रहा है एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के ऊपर क्या कर रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर जो हो रहा है स्टिमुलेट हो रहा है। मैकेनिज्म क्या होगा, स्कार्सिटी प्रोवोक्स द इनोवेशन, हायर यील्ड, एम्पेरिकल सपोर्ट क्या मिलेगा आप लोगों को, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, मे नॉट वर्क इंडेफिनेटली, इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। मार्क्सिस्ट में अगर मैं बात करूं या स्ट्रक्चरल क्रिटिक की अगर मैं बात करूं, मार्क्सिस्ट वाला पता है ना, मार्क्सिस्ट थ्योरी अपन देख रहे थे, उसका मेन आइडिया क्या था भाई, पॉपुलेशन प्रॉब्लम रिजल्ट फ्रॉम द अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस मस्ट बी ऑन द अग्रेरियन रिफॉर्म एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। कार्ल मार्क्स की मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो आंसर में क्या यूज करना है, व्हेन आर्ग्यूइंग फॉर द स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिस्पॉन्सेज रादर देन सिंपली फर्टिलिटी कंट्रोल, तो आप लोग इसको यूज करके आ सकते हो, है ना। तो ये समझ में आई ना, कहां पर किस तरीके से यूज करना है मैंने बता दिया नॉर्मली सारी की सारी। फिर आया आप लोगों का नियो माल्थुजियन या इन्वायरमेंटल स्कूल थ्योरी, है ना। नियो माल्थुजियन या इन्वायरमेंटल स्कूल थ्योरी, उसमें क्या बोला भाई, पॉपुलेशन और कंजम्पशन ये दोनों ही जो है वो प्लेनेटरी लिमिट को जो क्या करेंगे, एक्सीड करेंगे। आई एम सॉरी। पॉपुलेशन मैनेजमेंट नीडेड अलोंग विद द सस्टेनेबिलिटी, पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो है सस्टेनेबिलिटी के साथ में अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है भाई, ये निगलेक्ट कर देता है डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस को, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ साइमन या ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, साइमन या ऑप्टिमिस्ट, इसमें क्या बोला भाई, पॉपुलेशन जो है ना वो एसेट है, ठीक है, मतलब कोई बर्डन नहीं है, ये एक एसेट है। मोर पीपल मीन्स मोर ब्रेन्स टू इनोवेट, मतलब जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा दिमाग होंगे लोगों के पास इनोवेट करने के लिए। क्रिटिसिज्म क्या है, ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज को और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। भाई उन्होंने बोला कि भाई हम कर लेंगे भाई, लेकिन इन्वायरमेंट से बड़ा तो कोई नहीं है ना, तो उसको इसने इग्नोर मार दिया ऑप्टिमिस्ट ने। आई बात समझ में, है ना। तो ये थ्योरीज थी मोटी मोटी जो मैंने अब कराई हुई थी, और कुछ जो है इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को उसमें यूज करना है आप लोग आराम से कर सकते हो। अब जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर अपन देखेंगे इसको। पॉपुलेशन कंट्रोल या मैनेजमेंट, हिस्टोरिकल रिव्यू, क्रिटिकल लेसन, क्या देखने को मिलेगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। आप लोग क्या करोगे, पॉलिसीज देखोगे, कवरिंग हिस्ट्री, मेथड, एवोल्यूशन, लेसन, फ्यूचर डिजाइन, ये चीज देख लोगे। तो अपन लोग क्या करेंगे, इंडिया में देख लेंगे टाइमलाइन, मेथड देख लेंगे, क्रिटिकल एवोल्यूशन देख लेंगे, फिर उसके बाद अपन ग्लोबल पे चले जाएंगे, फिर पॉलिसी डिजाइन देख लेंगे अगले डिकेड के लिए, है ना। बस ये चीज देखना है। सबसे पहले इंडिया हिस्ट्री एंड टाइमलाइन, इंडिया की हिस्ट्री और टाइमलाइन क्या हुई है भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 1952 के बाद से ही फैमिली प्लानिंग पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी। मिक्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज, दोनों चीज मिल रही थी अपन लोगों को,
1970s के बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसमें से डाटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। इमरजेंस एंड फोर्सिबल स्टेरिलाइजेशन हुआ इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा बैकलैश देखने को मिला गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस देखने को मिला, तो ऑटोमेटिक ही जो था आप लोगों की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। नाउ 1985 के बाद आप लोगों को शिफ्ट दिखा टारगेट फ्री, ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम, फोकस ऑन द मैटरनल हेल्थ बाया RCH, नाउ NHM, ठीक है। RCH आज के टाइम पे क्या है, NHM, ठीक है, ये पॉलिसीज का नाम है, ठीक है। 2000 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ देखने को मिला, जो कि आप लोगों का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे में शो हुआ, ठीक है। उसमें आप लोगों को दिखाई दिया कि किस तरीके से टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ये सारी के सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जगह पे रख दिया। इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि सर बहुत जल्दी निकाल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाई समझ में कैसे आएगा कि अगर आप बीच में से कोई भी चीज स्टार्ट करोगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। और वैसे भी समझने की कोई जरूरत है भी नहीं, इसमें बहुत सिंपल चीजें हैं, फैक्ट है। 2020 में अगर बात करोगे तो क्या देखने को मिला, पॉलिसी ने फोकस किया शिफ्ट टू द पॉपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ। पहले कंट्रोल कर रहे थे, अब मैनेज कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोग हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इंसेंटिव फॉर द डिले मैरिज एंड स्पेसिंग में देखने को मिल रही थी। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ मेथड कौन कौन से यूज करे अपन लोगों ने इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन, बिल्कुल परमानेंट है इससे, तो स्टेरिलाइजेशन करा दो। जैसे हिस्टोरिकली मेल फीमेल स्टेरिलाइजेशन ड्राइव किया गया था, चाहे मेल में फीमेल में किसी में स्टेरिलाइजेशन कर दो, खत्म, ठीक है। स्पेसिंग मेथड मतलब IVDs पिल्स ले लिए, कॉन्डम्स ले लिए, इंजेक्टेबल्स ले लिए, तो डिमांड सप्लाई मॉडल हो गया, मतलब जितनी जरूरत है उस हिसाब से देख लो। मतलब ये परमानेंटली आप लोगों ने करेगा, आप सिर्फ डिले कर दोगे इस चीज को। नेक्स्ट इज कैश इंसेंटिव्स एंड कंडीशनल ट्रांसफर्स देखने को मिल रहा है। जैसे इससे अपन लोगों को इंकरेज करेंगे स्टेरिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल बर्थ को, ठीक है। अपन लोग कैश इंसेंटिव्स भी तो दे रहे हैं, 2000 रुपए मिलते हैं ना स्टेरिलाइजेशन में, ठीक है। कुछ आप लोगों को मातृत्व योजना चल रही है आप लोगों की, ठीक है, तो उसके अंदर पूरे पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को, 6-6 रुपए 5-5 रुपए मिल रहे हैं नॉर्मली, तो वो अपन लोगों ने दिया। एजुकेशन एंड लीगल मेजर्स, ठीक है, क्या करोगे भाई, मैरिज एज बढ़ जाएगी इसके कारण। जैसे आप लोग अगर एजुकेशन करोगे या फिर आप लोगों ने लीगली ही मैरिज को, अगर आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इससे कम में आप मैरिज नहीं कर सकते, तो आप लोगों की मैरिज की एज बढ़ जाएगी। फीमेल एजुकेशन इनिशिएटिव्स देखने को मिलेंगे। मीडिया कैंपेन्स चलाओ, कम्युनिटी आउटरीच करो, तो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर देखेंगे इस चीज के अंदर ही, तो कोहर्सिव मेजर्स देखने को मिलेगा। मतलब कोहर्सिव मेजर्स जैसे शॉर्ट टर्म फर्टिलिटी डिक्लाइन बट लॉन्ग टर्म सोशल डिस्ट्रस्ट देखने को मिलता है, और एथिकल फेलियर देखने को मिल जाता है। अगर एकदम से अगर आपने वो ले लिया तो भाई लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होगा। फिर टारगेट ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं, तो मतलब मे प्रोड्यूस रिवर्स इंसेंटिव्स एंड फोकस ऑन द नंबर्स ओवर राइट्स। मतलब ये क्या करेंगे, अपन लोग सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देंगे, राइट्स पे दिमाग ही नहीं लगाएंगे। टारगेट ड्रिवन प्रोग्राम्स है तो अगला है राइट बेस्ड हेल्थ बेस्ड अप्रोच। मतलब राइट बेस्ड और हेल्थ बेस्ड अप्रोचेस अपन देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मोर सस्टेनेबल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और SRS ने शो किया कि बेटर आउटकम देखने को मिलते हैं कब, जहां पर सर्विस प्लस फीमेल एजुकेशन इंटीग्रेटेड रहे, ठीक है। ये क्रिटिकल एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपन एक ही के अंदर डाल रहे हैं। रीजनल टेलरिंग अगर मैं बात करूं तो वन साइड पॉलिसी जो है फेल कर रही है। सक्सेसफुल स्टेट जो है कंबाइन कर रहे हैं एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट और सर्विस डिलीवरी को, है ना। ये चीज हो गई, समझ में आ गई ना, इंडिया के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट देख रहे हैं ना ये इसमें। नेक्स्ट इज ग्लोबल लेसन्स, क्या देखने को मिलेंगे अपन लोगों को ग्लोबल लेसन्स में, क्या देखने को मिला, ग्लोबल लेसन्स जो है वॉलंटरी राइट्स, पहली बात तो वॉलंटरी राइट्स बेस्ड, वॉलंटरी राइट बेस्ड प्रोग्राम्स आर मोर सस्टेनेबल, ठीक है। खुद से अपन देख रहे हैं कि और किस तरीके से राइट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये ज्यादा सस्टेनेबल है, ना कि अगर आप उस पर फोर्स करो तो। नेक्स्ट इज फीमेल एजुकेशन इज सिंगल मोस्ट पावरफुल लीवर। भाई अगर आपने फीमेल को एजुकेशन है वो सबसे पावरफुल है। नाउ इंटीग्रेटेड पॉलिसीज एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस जॉब, ये कन्वर्ट करते हैं डेमोग्राफिक पोटेंशियल इनटू द डेवलपमेंट में। अगली बात समझ में, तो पॉलिसी डिजाइन फॉर नेक्स्ट डिकेड क्या देखने को मिलेगी भाई, पहली बात शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिसी रखो 0 से 3 साल के लिए। इसमें आप क्या करोगे भाई, स्केल स्किल प्रोग्राम चलाओ,
इम्प्रूव करो अर्बन सर्विस डिलीवरी को, स्ट्रेंथन करो फैमिली प्लानिंग और सप्लाई चेन को, इंक्रीज करो मैटरनल और एडोलेसेंट हेल्थ बल्ज को, है ना। तो मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूंगा तो 3 से 7 साल के लिए चलाओ। तो उसमें क्या होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दो एक्सपांशन के लिए, रूरल नॉन फार्म जॉब क्रिएशन करो, है ना, फार्म की जगह तो अर्बन में आना चालू हो जाएगा, या फिर रूरल में ही कर लो तो थोड़ा सा उन लोगों का इंप्रूवमेंट होगा सोशली। नाउ डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखने को मिलेगा टू रिड्यूस माइग्रेशन प्रेशर, है ना। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो आप लोगों की 7 से 15 साल के लिए चलती है। मतलब आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग में, पेंशन में, एल्डरली केयर में, जो एल्डरली केयर का जो फ्रेमवर्क्स हैं, हाँ, रियोलेंट एजुकेशन में, फॉर द प्रोडक्टिविटी, वाटर एंड लैंड गवर्नेंस रिफॉर्म के अंदर। तो ये चीजें मैं लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर यूज करना है। तो अगले साल, अगले 10 सालों में आप लोगों को क्या करना है, क्या नेक्स्ट डिकेड में क्या करना है, तो पॉलिसी डिजाइन भी तो करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों के पॉपुलेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात हो गई, है ना। एक टर्म है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था रिप्लेसमेंट लेवल वाली बात। तो ये क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो अपन लोगों को थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, है ना। तो क्या होता है ये चीज, समझो इस चीज को। नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होगा भाई, नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ द डॉटर्स ए वीमेन इज एक्सपेक्टेड टू बियर ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव लाइफ हु सर्वाइव टू द एज ऑफ द रिप्रोडक्शन। मतलब अभी तक अपन लोग जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, अपन लोग जो फर्टिलिटी की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि एक वीमेन अपनी लाइफ साइकिल में, मतलब रिप्रोडक्शन वाली साइकिल में कितने बेबी को पैदा कर सकती है। लेकिन नेट रिप्रोडक्शन रेट के अंदर बेबी नहीं, सिर्फ फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है, फीमेल, सिर्फ फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है। आ गई बात समझ में, क्यों, क्योंकि एक जो है विमेन जो है, अगर एक दो बॉय को अगर पैदा भी कर दे तो उसके जगह कौन लेगा फ्यूचर के अंदर, इसने तो 2 कर दी, अब ये बॉय तो पैदा करेंगे नहीं दूसरे, तो इसीलिए कम से कम एक जो है आप लोगों के पास फीमेल होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो 1 होगा, तो इसका मतलब जो होगा हर वीमेन जो है रिप्लेस हो जाएगी एक डॉटर के साथ, है ना। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेस करेगा इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से रिप्लेस होगी। लेकिन अगर नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 से ज्यादा हो जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी ना, वो लार्जर होगी देन दी प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि अब 2 लेडीज आ गई, 2 लेडीज क्या करेंगी, अब और दो पैदा करेंगी, है ना। तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो होगी वो ग्रो करेगी। अगर मान लो नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है वो 1 से कम हो जाए, तो इसका मतलब जो है जनरेशन जो है वो स्मॉलर देन द प्रेजेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो होगी वो डिक्लाइन करेगी। कॉमन सेंस की चीजें चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। तो हम लोग नेट रिप्रोडक्शन रेट को केवल डॉटर्स के लिए क्यों काउंट कर रहे हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि ओनली डॉटर्स जो है ना, वो बनेंगी बिकम नेक्स्ट जनरेशन फॉर द चाइल्ड बियरिंग वीमेन। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए चाइल्ड बियरिंग वीमेन कौन बनेगी, वो डॉटर्स ही तो बनेंगी। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट डायरेक्टली मेजर्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द मदर बाय द डॉटर। जो मदर का जो रिप्लेसमेंट है ना, वो डॉटर के द्वारा होता है, इसलिए। तो की आइडिया क्या हो जाएगा भाई, नेट रिप्रोडक्शन रेट कैप्चर्स बोथ फर्टिलिटी एंड चाइल्ड सर्वाइवल। ये दोनों चीजों को क्या करता है, कैप्चर करता है। इवन टोटल फर्टिलिटी रेट इज हायर, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट हायर भी होती है, इफ मैनी गर्ल डाई बिफोर रीचिंग द प्रोडक्टिव एज, नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है ड्रॉप हो जाएगी। चाहे मेरा टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर वो अपने रिप्रोडक्टिव एज के पहले अगर डॉटर्स जो है डाई कर जाएं, तो क्या होगा, आप लोगों का नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो होगा वो ड्रॉप कर जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, आ गई बात समझ में। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन नेट रिप्रोडक्टिव रेट एंड रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है, पहले वो समझ लो। दिस इज द लेवल ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट एट विच नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज 1। तो मतलब बिल्कुल वो है कि टोटल फर्टिलिटी रेट की वो लेवल जहां पर नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 होनी चाहिए कम से कम। मतलब अपन लोगों को पता है, अगर मैं बहुत लो मोर्टेलिटी भी बात करूं अगर सोसाइटी में, तो रिप्लेसमेंट की जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 चिल्ड्रन पर वीमेन है। तो क्यों भाई, क्यों होना चाहिए 2.1, क्योंकि 2 चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स को रिप्लेस करेंगे, और प्लस 0.1 जो है वो ऑफसेट है चाइल्ड मोर्टेलिटी का।
फीमेल मोटिलिटी का सेक्स रेशियो इम्बेलेंस का। आई बात समझ में? इफ मोटिलिटी इज हायर, अगर मोटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रिप्लेसमेंट इन टीएफआर इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो एग्जांपल के तौर पर इन डेवलपिंग कंट्रीज विद द हायर चाइल्ड मोटिलिटी पार्ट्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका की अगर बात करें तो रिप्लेसमेंट टीएफआर जो है वो 2.5 से 3.3 भी हो सकती है ना। दस रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द मोटिलिटी पैटर्न, मतलब सीधी सीधी बात है कि मोटिलिटी पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि जितने ज्यादा लोग मरेंगे, ठीक है। अगर मैंने बात करी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए तभी रिप्लेसमेंट होगा, ज्यादा लोग मर रहे हैं फिर। जैसे अफ्रीका में मोटिलिटी अच्छी खासी है तो वहां पर लोगों को भी ज्यादा पैदा होना पड़ेगा। अगर किसी जगह पर मोटिलिटी बहुत कम है तो वहां पर लोग कम भी पैदा होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर कम भी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही चीज है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। आई बात समझ में? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज फर्टिलिटी क्या हो गया सीधे सीधा, जहां पर नेट रिप्लेसमेंट रेट जो होगा वो 1 होगा। अगली बात समझ में, है ना। नाउ रिलेशनशिप क्या होगा भाई टोटल फर्टिलिटी और उसके अंदर वो सॉरी नेट रिप्रोडक्शन रेट और उसके अंदर, तो क्या होगा रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जैसे टीएफआर जो है 2.1 इज द फर्टिलिटी लेवल एट विच नेट रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू 1। जब नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होगा वो 1 होगा तो अब पॉपुलेशन रिप्लेसेस इटसेल्फ इन द लॉन्ग रन, बहुत लॉन्ग रन में धीरे धीरे रिप्लेस कर जाएगी। अज्यूमिंग नो माइग्रेशन, कोई भी माइग्रेशन आप लोगों को अज्यूम नहीं करना है। अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होगा 1 से ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन जो होगी वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी ड्यू टू द मोमेंटम। अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट जो होगी अगर वो 1 से कम होगी तो पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिक्लाइन करेगी डिस्पाइट पॉसिबल टेम्परेरी मोमेंटम। अगली बात समझ में, वही चीज है। तो नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बेटर इंडिकेटर क्यों है टोटल फर्टिलिटी रेट से, वो समझो भाई। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना वो आप लोगों को बताता है कि कैसे हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने जो बच्चे हैं वो एक विमिन पर पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि बॉय है गर्ल है, बस बच्चे कितने हो रहे हैं। बट नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है वो आप लोगों को बताएगा कि हाउ मेनी डॉटर्स आर एक्चुअली सर्वाइव टू एडल्टहुड, मतलब रिप्लेसमेंट, मतलब आप लोगों का सीधा सीधी बात है, आप लोगों का क्या मेरे को वर्ड देखो, मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है, रुक रहा है ना, ये इस तरीके से होता है, मैं वर्ड ही भूल जाता हूँ कभी कभी, कोई बात नहीं, जेन्युइन रहना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पर, रिप्रोडक्शन के टाइम तक अगर कितनी सर्वाइव कर पा रही है वो उसको एक्चुअल बता पाता है। तो इसका मतलब नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है वो अकाउंट कर रहा है फीमेल मोर्टेलिटी को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चाइल्ड सर्वाइवल को। हेंस इट इज मोर एक्यूरेट टू एक्सेस लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, है ना। तो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को एक्सेस समझने के लिए आप लोगों को नेट रिप्रोडक्शन रेट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगली बात समझ में, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल्स बात करूं इंडिया के अंदर, अगर एग्जांपल बात करूं तो इन मैनी इंडियन स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, पंजाब में टोटल फर्टिलिटी रेट तो आप लोगों की 1.6 से 1.7 देखने को मिल रही है, लेकिन बट ड्यू टू द हाई चाइल्ड सर्वाइवल नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है ना वो या तो अराउंड या फिर स्लाइटली बिलो 1 रह रही है। तो ये जो स्टेट है ना वो रीच कर गई हैं या फिर बिल्कुल पास में आ गई हैं रिप्लेसमेंट लेवल के, है ना। तो दूसरा है हाई मोर्टेलिटी रीजन। हाई मोर्टेलिटी रीजन मतलब अगर मान लो आप लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 देखने को मिला, जैसे आप लोगों का कहां पर है, ये बिहार के अंदर है, ये बिहार है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बिहार। बट चाइल्ड मोर्टेलिटी इज हाई, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैनी गर्ल विल सर्वाइव एट द एडल्टहुड, तो नेट रिप्रोडक्ट रेट जो हो जाएगी मे स्टिल बी लेस देन 1, क्योंकि आप लोगों की चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा आई है, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो कम रह जाएगी, चाहे आप लोगों का टीएफआर कितना भी हो, लेकिन नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है कम है। अगली बात समझ में। नेक्स्ट इज लो फर्टिलिटी रीजन, यहाँ पर जैसे जापान हुआ, साउथ कोरिया, तो यहाँ पर आप लोगों का 1.2 से लेके 0.9 तक टीएफआर पहुंच चुका है, लेकिन नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी है वो भी 1 से कम हो गया है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन जो है वो श्रिंक करेगी इवन इफ मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा कम हो। आगे बात समझ में, है ना। नाउ फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो, फर्टिलिटी, फीमेल चाइल्ड सर्वाइवल, इससे क्या मिलेगा आप लोगों को, नेट रिप्रोडक्शन रेट देखने को मिलेगा। तो बस ये चीज लिख सकते हो कि अगर एनआरआर इक्वल टू 1 होगा तो रिप्लेसमेंट अचीव हो जाएगा, एनआरआर ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगी, एनआरआर लेस देन 1 होगा तो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन देखने को मिलेगा। कंक्लूड कैसे करोगे, thus NRR and replacement fertility help access long-term population stability more accurately than TFR along
With the rising female survival and falling mortality, many region approaches NRR equals to 1 even at the lower TFR values. Policy makers must anticipate the demographic consequences, population, momentum, aging and labor market. आगे बात समझ में? इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक्सप्लेन करने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करूँ, है ना। नाउ 2 हाईएस्ट डेंसिटी जोन्स इन इंडिया, क्यों मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया है। 2 हाईएस्ट डेंसिटी जोन्स इन इंडिया के सारे फैक्टर्स बताने थे, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, मैं इसको ठीक करके फिर मैं लौटता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम लोग, 2 हाईएस्ट डेंसिटी जोन इन इंडिया, ठीक है। तो पहला जोन देखो, हाईएस्ट डेंसिटी जोन आप लोगों को पता है, एक तो अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन हो जाएगा, है ना, एक अपना हो जाएगा अपना बंगाल डेल्टा वाला, साउथ पॉकेट वाला। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, क्योंकि एक बार पूछ चुके हैं तो कम से कम इसको तो तैयार कर लो अपन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे उससे। अब आप बोलोगे कि सर ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कि टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। भाई इसमें मैं आप लोगों को कोई आंसर नहीं दे सकता। भाई मुझे तो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि अरे सर मेरे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फ्यूचर में अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने ये वाला पोर्शन इसके अंदर डाल दिया, 2 हाईएस्ट डेंसिटी जोन्स इन इंडिया वाला, ठीक है। तो आप लोग कहीं से थोड़ा बहुत फैक्ट वगैरह लिखना है लिख लेना, पैसे निकालना निकाल देना, ठीक है। स्किप मत करना, सुन ले लेना, नोट्स बनाने तो बनाना, नहीं बनाना तो मत बनाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात समझ में, है ना। जोन 1 इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला, आइडेंटिफिकेशन और फीचर क्या देखोगे भाई, यहाँ पर एलुवियन प्लेन देखने को मिलता है बहुत बड़ा, मल्टीपल लार्ज रिवर्स देखने को मिलती है, हाईली फर्टाइल सॉइल्स देखने को मिलती है, डेंस रूरल सेटलमेंट देखने को मिलता है, और मेजर फूड बाउल है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फसल होती है ना। इससे तो पता चलेगा इंडो गैंजेटिक प्लेन का एरिया में। भाई हाई डेंसिटी के कॉज क्या है, पहला कॉज फिजियोग्राफिक कॉज अगर देखोगे तो फर्टाइल एलुवियम सपोर्ट हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हिस्टोरिकली, है ना। दूसरा है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैनल एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल सेटलमेंट की अगर बात करोगे तो कंटिन्यूअस सेटलमेंट देखने को मिलेगा मिलेनिया में, मिलेनिया के लिए तो डेंस रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। मार्केट इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सिटी एनकरेजिंग सरप्लस प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। डेमोग्राफिक मोमेंटम से क्या होगा, हाई नेचुरल इंक्रीज हिस्टोरिकल कंपाउंडेड डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है ना। अब आप बोलोगे अरे सर ये ऐसे कैसे निकाल दिया आपने, तो पढ़ के सुना दिया। भाई समझाने के लिए है क्या, कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ वो नहीं है। बस ये कॉजेज हो गए आपको, फिजियोग्राफिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल सेटलमेंट, मार्केट इंटीग्रेशन, डेमोग्राफिक मोमेंटम। नाउ कंसिक्वेंसेस क्या है भाई, अगर अपने इतनी ज्यादा हो रही है, अच्छी खासी डेंसिटी हो रही है, तो कंसिक्वेंसेस भी तो होंगे इसके। भाई पहली बात तो लैंड फ्रेगमेंटेशन एंड स्मॉल होल्डिंग्स देखने को मिलती है। क्यों भाई, लो फार्म इनकम होगा पर, इसके कारण क्या होगा, लो फार्म इनकम होगा पर हाउस होल्ड। मान लो किसी के पास 10 एकड़ जमीन है और उसके पास 20 बच्चे हैं, तो उसके पास बचा क्या, 0.5 एकड़ जमीन। अब मानो बड़ा वो एक नहीं है, अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पर हाउस होल्ड क्या हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो इसीलिए वाली प्रॉब्लम हो गई। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा ही ग्राउंड वाटर डिप्लेशन देखने को मिल सकती है, सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। अर्बन स्पिल ओवर एंड पेरी अर्बन स्लम्स नियर द सिटी, क्या भाई सिटी के आसपास ये अर्बन स्पिल ओवर देखने को मिलते हैं और पेरी अर्बन स्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पटना, लखनऊ, कानपुर के पास में इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। भाई प्रेशर बढ़ेगा ना, उसके सिटी के आसपास लोग रहना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको जाना है काम करने के लिए और फिर आना है लौट के, है ना। और बाकी कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं होती, पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जैसे एयर, वाटर पॉल्यूशन, फूड वल्नरेबिलिटी, है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, क्या क्या पॉलिसीज यहाँ पर आ सकती है, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, जैसे मीटरिंग, रिस्ट्रिक्शंस, रिचार्ज। क्यों, क्योंकि अपन लोगों को ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन को रोकना है ना, इसीलिए उन्होंने मीटरिंग कर दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रिचार्ज बढ़ा दिया। ऐसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम वाटर इंटेंटिव क्रॉप स्ट्रेस एरिया, क्या है भाई, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, कहाँ से भाई, वाटर इंटेंटिव क्रॉप जो क्रॉप एरिया है ना, वहां पर वाटर स्ट्रेस्ड एरिया के थ्रू, है ना। फिर रूरल
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द लैंड, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड फ्लड प्लेन मैनेजमेंट एंड अर्बन प्लानिंग भी देखोगे इस चीज में, आगे बात समझ में, है ना। जोन भी जो आप लोगों का बंगाल डेल्टा साउथ पॉकेट जो देखने को मिले, जैसे वेस्ट बंगाल डेल्टा केरला, है ना। यहाँ पर अगर बात करूँ आइडेंटिफाई कैसे करोगे इस एरिया को, जोन बी को, भाई कोस्टल डेल्टिक प्लेन देखने को मिलेगा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिलेगी डेंस सेटलमेंट की, ठीक है। सदर्न केरला पॉकेट देखने को मिलेंगे, इससे सेव बाय दी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। कॉज ऑफ हाई डेंसिटी क्या है भाई ऐसे एरिया में, भाई डेल्टिक फर्टिलिटी देखने को मिलती है और पोर्ट इकोनॉमीज देखने को मिलती है, जैसे कोलकाता में, है ना। सपोर्टिंग डेंस रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, इससे क्या होगा आप लोगों का रूरल और अर्बन सेटलमेंट हो जाना डेंस हो जाएगा। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे केरला के अंदर लो मोर्टेलिटी, लॉन्गर सर्वाइवल एंड कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल ट्रेड की अगर मैं बात करूंगा और अर्ली अर्बनाइजेशन की बात करूंगा तो कोस्टल जोन के अंदर देखने को मिलेगा, आई बात समझ में। नाउ कंसिक्वेंसेस की अगर मैं बात करूं तो फ्लड एंड साइक्लोन वर्नेबिलिटी इन डेल्टास, प्रेशर ऑन लिमिटेड लैंड लीडिंग टू द हाई प्राइस एंड अर्बन कंजेशन देखने को मिलता है। फ्लड एंड साइक्लोन वर्नेबिलिटी इन डेल्टा देखने को मिलती है और प्रेशर ऑन लिमिटेड द लैंड लीडिंग टू द हाई प्राइस एंड अर्बन कंजेशन देखने को मिलता है। भाई लोग ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेस कम होंगे, तो आप लोगों की महंगाई तो बढ़ेगी ना, किसी भी जगह की लैंड की प्राइस कैसे बढ़ेगी, उसमें अगर लोग ज़्यादा हो तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में आई ना ये वाली बात। पॉलिसी रिस्पॉन्सेज देखोगे तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट यहाँ पर अपन को करना पड़ेगा, एम्बार्कमेंट करना पड़ेगा और इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्शन देखना करना पड़ेगा। लैंड यूज प्लानिंग एंड अर्बन कंटामिनेशन पॉलिसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आ गई बात समझ में, ठीक है। डायग्राम क्या यूज कर सकते हो, अपने पॉपुलेशन पिरामिड ट्राई, देखो मैंने आप लोगों को अभी पॉपुलेशन पिरामिड नहीं बताया, मैं जैसे ही ये अपना ग्रोथ और वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती लेकिन यूज जरूर की जाती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ट्रायो का पहले मोटा मोटा ये समझ लो, अपन लोग इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखते हैं, मैं पहले समझा देता हूँ मोटा मोटा, फिर बाद में और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमेशा अपन एज देखते हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ऐसे डॉट 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 बढ़ती चलेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है, एक तरफ अपन मेल रखेंगे, एक तरफ अपन फीमेल रखेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब मान लो कि मेरा 0 से 5 साल के बच्चे जो हैं मेल जो हैं मेरे इतने हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये मेरी क्या है पॉपुलेशन यहाँ रहेगी, ये कितनी पॉपुलेशन हुई, ये मेरी पॉपुलेशन वाला हो गया, ये मेरी एज हो गया, ठीक है। मेरे एक्स एक्सिस पे मेल कितने हैं, इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे मेरे फीमेल कितने हैं 0-5 साल, फिर मैं 5 से 10 साल देखूंगा, ऐसे 10 से 20 साल देखूंगा, तो इस तरीके से मेरा ये चीज़ें होती जाएंगी। मान लो मेरा 0 से लेके 10 साल तक इस तरीके से ऐसे ऐसे चल रहा है, ये मेल हो गया, ये मेरा इतना फीमेल हो गया, ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया बल्ब। अब मान लो मेरा और ऊपर गया तो मेरी ये थोड़ी सी घट गई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ नॉर्मली, फिर ये मेरा और फिर ऊपर मेरा बढ़ गया, तो ये क्या दिखाएगा कि भाई बूढ़े लोग जाना है, बच्चे लोग जाना है, लेकिन जवान लोग जो हैं वो कम है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि अगर मैं 1950s का पिरामिड देखूं, इसको अपन पिरामिड बोलते हैं, तो ब्रॉड बेस देखने को मिलता है, मतलब यूथफुल है अपन लोग, तो बेस ब्रॉड है, तो मतलब इस तरीके का पिरामिड देखने को मिलेगा, है ना। तो जो ओल्ड लोग हैं वो कम है और जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा है। जब 2000 में क्या हुआ, 15 से 45 साल के जो लोग थे वो ज़्यादा हो गए, तो मतलब 5 साल के थोड़े से कम है, ठीक है। 2025 में क्या हुआ, बेस जो हो गया वो थोड़ा सा नैरो हो गया, वर्किंग एज जो है ना वो वाइड हो गई, मतलब ये वाला बेस जो नीचे वाला बेस है ना वो थोड़ा सा नैरो हो गया, वर्किंग एज जो है बल्ज कर गई और डिविडेंड अपन लोगों को देखने को मिला है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब आप लोगों का 15 से लेके 65 साल के 64 साल के लोग जो है वो जाना है, ये लोग कम है इंडिया के अंदर। तो ये मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लो, ये डायग्राम आप बना के आ जाना अगर इस तरीके से होगा। दूसरा फ्लो चार्ट किसमें बनाओगे, डिटर्मिनेंट्स के अंदर, जिसमें आउटकम पॉलिसीज जो देखने को मिले। फ्लो चार्ट किसका बनाओगे, डिटर्मिनेंट से आउटकम मिलेगा, आउटकम से पॉलिसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन और एज स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा आप लोगों का पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ स्ट्रक्चर और डेंसिटी देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा,
सोशल, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक मतलब जॉब्स, इन्वायरमेंट मतलब वाटर पॉल्यूशन, है ना। इसके कारण आप लोगों को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जॉब, स्किल्स, फैमिली प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट। जो मैंने आप लोगों को अभी तक 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है ना, वही चीज आप लोगों को इसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट में बना के दे दी, डिटरमिनेंट आउटकम पॉलिसीज। आई बात समझ में? याद करने के लिए केवल एग्जाम में लिखना है तो लिख देना। स्केच करोगे इंडिया का, क्या करोगे भाई, मैंने क्या बताया था, हाई डेंसिटी वाला है ना, तो हाई डेंसिटी वाले का आप मैप बना दोगे भाई, इंडो गैंजेटिक प्लेन का बना दोगे, बंगाल डेल्टा का बना दोगे, केरला का बना दोगे। तो यहाँ पर डेंसिटी देखने को मिल रही है ना, तो इस जगह की ये मैंने डार्क कर दिया, ये हो गया, है ना। जहाँ पर अभी आप लोगों को डेंसिटी देखने को मिले वो आप लोगों की वहाँ की सीधी सीधी बात है। यहाँ पर भी डेंसिटी अच्छी खासी है, आप लोगों को पता नहीं, यहाँ 3.0 के समथिंग है, यहाँ पर भी आप लोगों को TFR, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, ये हो गया। साथ में और मैप बनाने हैं, और भी है मेरे पास, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो माइग्रेशन जो हो रहा है ना, तो जैसे ये यहाँ पर अपनी दिल्ली है, दिल्ली में अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो माइग्रेशन हो रहा है, तो मैंने एरो अंदर की तरफ बनाए हुए हैं। ऐसे ही मुंबई के अंदर भी माइग्रेशन हो गया, कोलकाता में के अंदर भी माइग्रेशन हो रहा है, तो इस तरीके से माइग्रेशन मैप बना दोगे, है ना। माइग्रेशन इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया, आप चाहो तो बहुत अच्छी तरीके से इसको कर सकते हो। आगे बात समझ में, है ना। अब देखो, रियल एग्जाम के अंदर आप लोगों को केस स्टडीज लिखनी है। मैं आप लोगों को लास्ट के 2 से 3 वीडियो से बताता जा रहा हूँ केस स्टडीज, इसमें भी बताऊंगा, ठीक है, कोई वो नहीं है। पहले केरला की देख लो, बिल्कुल सक्सेस स्टोरी है इसकी भाई। हाई फीमेल लिटरेसी है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है केरला के अंदर, तो आप लोगों को लो टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को दिखता है रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन फर्टिलिटी डिक्लाइन, यूज एज द एविडेंस दैट द सोशल इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी। अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं सोशल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्या सबूत है कि फर्टिलिटी डिक्रीज होगी? केरला सबसे अच्छा एग्जांपल है। दूसरा, यूपी और बिहार का एग्जांपल ले लो, बिल्कुल लैगिंग केस में आएगा ये चीज। भाई यहाँ पर फर्टिलिटी ज्यादा है, लो फीमेल लिटरेसी देखने को मिलती है, अर्ली मैरिजेस देखने को मिल रही है। तो ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को? ये नीड फॉर द टारगेटेड एजुकेशन एंड दी सोशल रिफॉर्म दिखा रहा है। ये बात समझ में? इंडो गेंजेटिक ग्राउंड वाटर क्राइसिस अपन लोगों को देखने को मिल रही है एग्जाम्पल के तौर पर। इंटेंसिव इरीगेशन हो रहा है यहाँ पर, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखने को मिल रही है, फॉल इन ग्राउंड वाटर टेबल्स देखने को मिल रही है। तो इससे ये लिंक कर रहा है डेंसिटी टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, है ना। तो आप केस स्टडी में लिखाना। जापान का एजिंग वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो क्या देखोगे? पॉलिसी रिस्पॉन्सेस, जैसे इमिग्रेशन डिबेट देखने को मिल रही है, रोबोटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो, यूज टू इलस्ट्रेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड लो फर्टिलिटी, सबसे बड़ी बात। तो ये जापान का लगा सकते हो। नाइजीरिया, ये वर्ल्ड के एग्जाम्पल है, ये इंडिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। नाइजीरिया में यंग पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, नीड फॉर जॉब्स देखने को मिल रही है, एजुकेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो यूज टू इलस्ट्रेट डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्क, सबसे बड़ी बात। अगर यहाँ पर जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाले केस स्टडीज सबसे अच्छी केस स्टडीज हो गई। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ अब आप लोगों को मैं देखो पूरा का पूरा वो तो हो गया, एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आया, चाहे वो किसी का भी आया, सबसे पहले क्या करोगे? 3 से 4 लाइन का आप इंट्रो लिखोगे, डेफिनेशन, एक स्टैटिक्स लिख दो, कोई भी स्टेटमेंट लिख दो, थेसिस लिख दो, है ना। बॉडी लिख दो 3-4 पार्ट की, जैसे ईच पार्ट में जैसे सब हेडिंग लिख दो, कोई थ्योरी लिख दो, डिटर्मिनेंट लिख दो, ट्रेंड लिख दो, केस हिस्ट्री लिख दो, डाटा लिख दो, इंप्लीकेशन लिख दो। 4 से 6 बुलेट पॉइंट बहुत जरूर आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 लाइन के बुलेट पॉइंट बहुत हैं। एक डायग्राम बना लो, जैसे स्मॉल लेवल डायग्राम, या फिर मैप बना लो फ्लो चार्ट का, है ना, सेंटर राइट तरफ। पॉलिसी बता दो कंक्लूजन में, रियलिस्टिक, स्टेट स्पेसिफिक, टाइम बाउंडेड। एक फाइनल लाइन लिख दो स्ट्रॉन्ग कंक्लूड करने के लिए, बिल्कुल, लेकिन पॉजिटिव नोट पे खत्म करना है इस चीज को। आगे बात समझ में? और बॉडी के अंदर उस चीज पर ज्यादा फोकस करना जो चीज ज्यादा पूछी गई है ना। लिखना ये सब चीजें, जैसे इसमें 4 से 6 लाइन जो है ना हर चीज के लिए लिख रहे हैं ना, तो कम से कम जो चीज पूछी गई उस पर 10 लाइन लिख दो 20 मार्क्स के में, और बाकी के पे 2-2 लाइन लिख दो, हो जाएगा आप लोगों को, है ना। नाउ एग्जाम में जो राइटिंग टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि बिल्कुल सैम्पल फ्रेजेस जो किस तरीके से बिल्कुल कॉपीबल लाइंस है, क्या करोगे? मैं स्टार्ट विद द फैक्ट एंड द सिटेशन स्टाइल। जैसे यूनाइटेड नेशन की WPP रिपोर्ट 2024, यूनाइटेड नेशन मिड 2025 के एस्टिमेट्स के बारे में लिख लोगे, बिल्कुल सोर्स बकेट के बारे में लिख देना। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पूरी की पूरी बताई हुई है, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो, ये तो पार्ट 2 है ना, तो उसमें पूरा का पूरा बताया हुआ है लास्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। कोई भी आप लोगों को थ्योरी करना है, ऑर्गेनाइज करनी है डिवाइस के अंदर, तो वो आप लगा सकते हो, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल लगा दो, ठीक है। इंडिया जो है 3rd स्टेज पर आ रही है, वो स्टेज 4 पर पहुंच रही है, किसी किसी स्टेट में, किसी किसी में नहीं है। स्टेट वेरिएशन जो है बहुत देखने को मिल रहा है,
मिनी टेबल्स बना सकते हो 3 कॉमल की, जैसे इंडिकेटर, कॉज, एग्जाम्पल इनकी। इससे आप लोगों का स्पेस सेव होगा और बिल्कुल क्रिस्प दिखाई देगा पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, हमेशा एक डायग्राम आप लोगों को इंक्लूड करना ही करना है। इवन स्मॉल लेवल डीटीएम कर लो, पिरामिड बना दो किसी भी हाई स्कोरिंग के लिए। पिरामिड में आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, हर क्वेश्चन के अंदर पिरामिड ठोकाना, सीधी सीधी बात है, कहीं भी हो दो। पिरामिड सबसे सिंपल चीज है आप लोगों को। कंक्लूड कर देना 2 कंसेंट्रिक पॉलिसीज लाइन के साथ कोई भी। एग्जामिनर रिवॉर्ड करता है रियलिस्टिक परसेप्शन को। मैंने बताया ना जिस तरीके से केस स्टडी लिख रहे हैं, बस वही चीज है ना। अब मैं आप लोगों को एक मॉडल आंसर बताता हूं जो पहले पूछा गया था, 80s में पूछा गया है। चाहे कोई सा भी बता सकता हूं, इनमें से सिर्फ एक बताऊंगा, बाकी का आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो एक सिंपल सा बताता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया था 60 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 80s में, मतलब ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्या करोगे, इनने पूछा है डिटर्मिनेंट पूछे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, इनने कंपेरेटिवली ट्रेंड पूछा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, डेवलप्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज, वर्ल्ड मेंटेन सोशल इकोनॉमिक, किस तरीके से यूज करके आओगे। देखो मेरे पास टाइम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, क्या करोगे आप, सबसे पहले इंट्रो लिख दोगे, मैं नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इस चीज को। फिर डिटर्मिनेंट्स लिख दोगे, कौन कौन से प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट्स, और आप लोगों के कौन से वाले अंडरलाइंग डिटर्मिनेंट्स, याद है ना आप लोगों को मैंने बताए थे, बस वही डिटर्मिनेंट्स हो जाएंगे आप लोगों के। साथ में आप लोग कंपेरेटिव ट्रेंड बताना, पूछा है ना उन्होंने, देखो कंपेरेटिव ट्रेंड पूछा है, तो कंपेरेटिव ट्रेंड बता सकते हो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग में। मैं ये बता इस पर हाईलाइट करना भूल गया था, कंपेरेटिव ट्रेंड बता देना। साथ में आप लोग इसके अंदर ही सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस बताना, क्योंकि पूछा है ना। फिर साथ में आप लोगों को क्या बताना है, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन बताना है, उसके बाद कंक्लूड कर देना। लेकिन याद रखना, एक कोई भी कंपेरेटिव टेबल बना देना, जैसे मैंने कंपेरेटिव बताई ना, यहाँ पे ये वाली चीज कंपेरेटिव ट्रेंड है, तो यहाँ पे एक टेबल बना देना। साथ में आप लोग डीटीएम स्केच बना देना एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। ठीक है, और पॉपुलेशन पिरामिड तो है ही, वो हर जगह ठोक देना, नंबर मिलेंगे मिलेंगे। फ्लो चार्ट बना देना, सीधी सीधी बात है, ये हर पेज पे एक तो दिखना चाहिए, चाहे फ्लो चार्ट बना दो, कुछ नहीं है तो एक पेज पे एक डायग्राम दिख जाए बस सामने वाले को। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप लोग जब मैं होमवर्क करोगे ना, होमवर्क, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, होमवर्क करने पहले होमवर्क करना, उसके बाद यहाँ पर सैंपल क्वेश्चंस देख लेना। आगे बात समझ में। तो मैं 3-3 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, जब आप लोग होमवर्क करके आओगे लौट के आना, तो ये 3 सेकंड पॉज करना, पढ़ना चाहो तो डायग्राम अपने नोट्स में बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब भी आप लोगों का, कई लोग क्या होता है झिझकते हैं कि भाई मैं कमेंट सेक्शन में करूंगा लोग क्या सोचेंगे, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं मेल तभी रिप्लाई करता हूं जब मुझे आप लोगों का एफर्ट दिखाई दे कि आप लोगों ने आंसर राइटिंग करने की कोशिश की है। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। मतलब आंसर राइटिंग हो कुछ भी हो, मुझे आप लोगों का एफर्ट तो दिखाई देना चाहिए कि भाई आप सीरियस हो इस चीज में। वैसे तो आप लोग मेल करोगे तो उसी से समझ में आएगा कि आप सीरियस हो, कमेंट सेक्शन में सीरियसनेस मेरे को दिखाई नहीं देती। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। नाउ तो ये 3-3 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये डायग्राम जो है आप पूरे के पूरे अपने जो जितने भी नोट्स आपने बनाया उससे आप लोग यूज कर सकते हो, कोई भी नहीं है, मैंने बना चुका हूं सब कुछ। समझ में आई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक और है जो आप लोगों का इंडिया का ट्रेंड पूछ लिया था 1901 से, और कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स पूछ लिए थे। उस पर भी मैं क्या है ना, सीधा सीधा नहीं करवाने वाला, आप लोग सीधा मैं पॉज करूंगा 3 सेकंड के लिए, देखना और कर लेना। कोई भी डाउट आता है मुझे आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं बिना कुछ टेंशन लिए, मेल कर दो, कमेंट सेक्शन कर दो, मैं हर किसी का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ठीक है, अभी इतने पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, इतने लोग देख भी नहीं रहे हैं, आप लोग सीरियस हो, 100% आप लोगों के पास पूरा का पूरा फोकस रहने वाला है। ठीक है, चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो इसके अंदर याद रखना डीटीएम का आप लोगों को स्केच कर देना है। ठीक है, शॉर्ट स्टेज वाइज टेबल बना देनी है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टू लास्ट वीडियो में बनाई थी कि कहाँ पर कितनी डेंसिटी हो रही है, वो टेबल बना देना है स्टेट वाइज। जैसे केरला तमिलनाडु में लो टीएफआर देखने को मिल रहा है, यूपी बिहार में हाई टीएफआर देखने को मिल रहा है, तो क्या करोगे पूरी की पूरी बनाओगे, यहाँ पर लिख दोगे इतनी टीएफआर है उतनी टीएफआर है। मैंने टीएफआर का लास्ट में वो बनवा दिया था आप लोगों को टेबल। ठीक है, इसके अंदर ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाले के अंदर मैंने बना दिया था, जो लोग हैं उसमें देख लेना। ठीक है, आप लोग नोट्स बना ही रहोगे, जो सीरियस होंगे वो लोग सब नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, ये वाला आप डायग्राम बना देना, ये मैंने डायग्राम कब बना दिया, कई बार समझ में।
होमवर्क आप लोगों का ये रहेगा, आप लोग फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ और इनमें से कोई भी एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो, खासकर ये वाले दो, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। 60 मार्क्स का मतलब है आप लोगों को 20 मार्क्स का लिख के आना है, मतलब 4 पेज का लिखना है। 10 मार्क्स का मतलब आप लोगों को 2 पेज का लिखना है। 15 मार्क्स का मतलब आप लोगों को 3 पेज का लिखना है। समझ में आई ना? कोई भी डाउट आता है आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप लोगों का होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, जो इसी के आगे ही चलता जाएगा, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 में मैं इसको ले रहा हूँ। वैसे टॉपिक नंबर इसका मेरे को 3A लिखना चाहिए था, लेकिन अच्छा है, टॉपिक नंबर 4 ही लिखूंगा मैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन है, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आपको फील हो सकता है कि ओवरलोड है, क्योंकि क्या होता है दूसरी कोचिंग सेंटर्स के अंदर क्या होता है, जो जरूरी होता है उसको निकाल देते हैं, जो जरूरी होता है उसको पढ़ाते ही नहीं है, और जो जरूरी नहीं होता उसको पढ़ाते रहते हैं। तो लोगों को लगता है अरे सर ये तो आप लोग पढ़ा रहे हो, दूसरे टीचर्स तो पढ़ाते नहीं, आप लोग फालतू में टाइम वेस्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं है, याद रखना, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सही में, ठीक है। अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।